हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं मुमताज यहाँ पर एमपीजीके की बात कर रहे हैं और एमपीजीके की अगर हम बात की जाए तो सिलेक्शन तक जो बुक आती है आपकी, इसके माध्यम से जो है हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने देख लिया है कि हमने पिछली वीडियो में आपका मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एवं पुनर्गठन के बारे में बात की। मध्य प्रदेश की जितनी भी आपकी ज्योग्राफी है, पूरी आपकी ज्योग्राफी आपका 1 से लेके हमारे 12 तक जो है चैप्टर पूरा हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया था। चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा। आज से हमारा एमपी की इकोनॉमी चालू होगी और इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि एक तो अपडेटेड भी है, दूसरा इसमें सारी चीजों को जो है समाहित किया गया है, तो बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। अब आज के हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 आज के हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, जीआई टैग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यहाँ तक जो है पूरी बात करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने हम पहले वाले चैप्टर से, मतलब कि 13वें नंबर के चैप्टर से, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करेंगे। किसी भी इंसान को जानने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मध्य प्रदेश को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो है जाना जाता है। सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधन के लिए मध्य प्रदेश को जाना जाता है और इसीलिए इसने अपने आर्थिक रूप को जो है व्यापक उपलब्धियों को हासिल भी किया हुआ है। भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए 500 बिलियन डॉलर के सहयोग देने के लिए मध्य प्रदेश जो है प्रतिबद्ध है। तो मध्य प्रदेश जो है 500 बिलियन डॉलर का सहयोग देगा भारत की 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसको करने के लिए। 2011-12 में मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 3,15,562 करोड़ रुपए था, जबकि 2024-25 में जीडीपी भारत की बात की जाए, भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रहने का जो है अनुमान है। समझ पाए ओवरऑल कि मध्य प्रदेश का रोल भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है, सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत, 2 कीमत होते हैं, एक तो आपकी स्थिर कीमत होती है जो कि प्रचलित कीमत होती है, दोनों स्तरों पर बात करेंगे। जो स्थिर कीमत है इसका जो बेस ईयर है, इसका क्या है, बेस ईयर जो आधार वर्ष है वह कौन सा है, 2011-12। इसके अनुसार 2024-25 के लिए जो अग्रिम अनुमान है 7,12,260 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष से 6.05% की जो है वृद्धि को दर्शा रहा है। तो आधार वर्ष से अगर देखा जाए तो लगभग 2 गुना जो है दर्शा रहा है। वहीं प्रचलित कीमत पर बात की जाए तो 2024-25 के लिए जो अग्रिम अनुमान है वो 15,03,395 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.05% की वृद्धि को दर्शा रहा है। अब आप बहुत से लोग ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो ये कह रहे होंगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब इकोनॉमी अगर पढ़ी होगी अच्छे से थोड़ा ध्यान से तो आप समझ पाओगे चीजों को, क्योंकि हम यहाँ इकोनॉमी पढ़ाने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम इस बुक के माध्यम से आपको डेटा को रिवीजन करवाने आए हैं, ध्यान रखो, है ना। चलिए बात करेंगे हम सकल घरेलू उत्पाद 2024-25 का जो रहा है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, वही मैंने ऊपर बताई चीजें हैं, आपको उसको थोड़ा ध्यान रखो। हम बात करेंगे सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की। 2011-12 के जो स्थिर और प्रचलित मूल्य थे उस पर मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 38,497 रुपया प्रति वर्ष थी। मतलब कि 2011-12 में अगर बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, पूरे साल की 38,497 रुपया थी। लेकिन 2024-25 आते आते प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय जो है 1,52,615 रुपए हर साल जो है आपके मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है हो चुकी है। और इसका आधार वर्ष क्या है, 11-12 को बनाया गया है। 11-12 के आधार वर्ष से 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। कितना, 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, ध्यान रखिएगा। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो प्रचलित मूल्यों पर लगभग 2 लाख है, सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ 2 लाख है भारत की जो औसत प्रति व्यक्ति, जो भारत की बात की जा रही है यहाँ पर, तो औसत प्रति व्यक्ति मूल्यों पर लगभग 2 लाख है। मध्य प्रदेश की बताई जा रही है 1,52,615 रुपए है, ध्यान रखना है। 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 70,434 रुपए प्रति वर्ष रही है। यहाँ पर स्थिर कीमतों की बात की जा रही थी और यहाँ पर प्रचलित कीमतों की बात की जा रही है, तो दोनों में थोड़ा ध्यान रखा करो बात किसकी कर रहे हैं। भारत की अगर औसत प्रति व्यक्ति स्थिर मूल्यों पर बात करें तो 1,12,000 रुपए बताई जा रही है। अगर भारत की हम बात की जाए प्रचलित कीमतों पर तो 2 लाख है और भारत में स्थिर कीमतों पर 1,12,000 है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है उससे कम है। विकसित भारत @ 2047 तक सीधी बात की जा रही है कि 2047 आजादी के 100 वर्ष तक जो है भारत की पीसीआई
PCI प्रति व्यक्ति आय जो है 14.9 लाख प्रति वर्ष होने का अनुमान जो है बताया जा रहा है। भारत मध्य प्रदेश का जो सकल राज्य मूल्य वर्धित क्षेत्रीय योगदान कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात की जा रही है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात की जाए स्टेट लेवल पर 2024-25 की प्रचलित कीमतों पर, 2024-25 की स्थिर मूल्यों पर। तो प्रचलित और स्थिर मूल्य दोनों की बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर 44.36% है, द्वितीय क्षेत्र में 9.3% है और तृतीय सर्विस सेक्टर में 36.61% है। वहीं बात की जाए स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश का, तो प्राथमिक क्षेत्र में 35.37% है, द्वितीय क्षेत्र में 24.63% है और तृतीय क्षेत्र में 40% है। अब ये तो आपका मध्य प्रदेश का हो गया। अब बात की जाए भारत का योगदान वर्तमान 2024-25 मूल्यों पर कितना है, तो कृषि के क्षेत्र में बात किया तो 20% है और जीडीपी में बात किया तो 16% है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 20% और जीडीपी में 16%। उद्योग इंडस्ट्री एरिया में बात की जाए तो 30.90% आपका जीवीए में है और यहां पर 30.34% आपका जीडीपी में है। सर्विस सेक्टर में बात की जाए तो 55% आपका जीवीए में है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में और आपका 53.66% आपका जीडीपी में जो है आपका मूल्यों पर योगदान जो है भारत का देता है। तो ये जो सेक्टर है कृषि, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों क्षेत्रों में भारत में योगदान क्या रहा है उसके बारे में बात की। अब आता है मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2011-12 में 33.35% से बढ़कर अब 2024-25 में 44.36% एवं स्थिर मूल्यों पर 35.37% जो है आपकी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की देखने को मिलेगी आपको। तो प्रचलित कीमतों पर 44.36% और स्थिर मूल्यों पर 35.37% जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। लगभग देखा जाए तो काफी बढ़ोतरी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र की फसलों में 30.90%, पशुधन के मामले में 7.45%, मत्स्य एवं जलीय कृषि में 0.57%, खनन एवं उत्खनन में 3.25% का योगदान जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में देता है। 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आप ये भी देख लो, याद कर लो। बात करेंगे आधार, जैसे दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, फल उत्पादन। इसमें भारत में कौन सा स्थान किसका है और मध्य प्रदेश का स्थान किसका है इसके बारे में। जैसे दूध के उत्पादन में बात की जाए तो विश्व में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और विश्व में अगर राज्य पूछा जाए तो भारत कहोगे और भारत में अगर राज्य पूछा जाए तो आप उत्तर प्रदेश का कहोगे। मध्य प्रदेश का स्थान दूध उत्पादन में कौन से नंबर पर है, तो तीसरे स्थान पर है और देश का 90% दूध का उत्पादन आपका मध्य प्रदेश में ही होता है। मत्स्य पालन की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखना है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वैश्विक लेवल पर आंध्र प्रदेश है, जबकि भारत में बात किया इंडिया में तो आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश की बात किया मत्स्य पालन में तो 14.85% की जो है वृद्धि को दर्शाता है। सब्जी उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान है भारत का, प्रथम स्थान जो है चीन का है, ध्यान रखना है, और 31.65% के साथ देश में तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। सब्जी के मामले में चलिए, तो सब्जी के उत्पादन में बात की रहे थे हम, विश्व में दूसरा स्थान भारत का है, प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे स्थान पर है सब्जी उत्पादन में, जबकि पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न के उत्पादन में बात किया तो विश्व में तीसरे स्थान पर भारत है ना, और ये रिपोर्ट 2022 की है कि विश्व में तीसरे भारत है खाद्यान्न के मामले में और देश में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, ध्यान रखना है। फल के उत्पादन में बात किया तो विश्व में दूसरा स्थान भारत का है और यहीं पर बात की जाए 22.13% के साथ देश में चौथा स्थान आपका मध्य प्रदेश का है और संतरा में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश का द्वितीय क्षेत्र, अभी हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की थी, अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो प्रचलित भावों में अर्थव्यवस्था में योगदान की बात की जाए 11-12 में 27.09 से घटकर 2024-25 में केवल 19.03% जो है हो गया है। वहीं स्तर भावों में 11-12 में देखा जाए तो 27.9% था, 2024-25 में घटकर जो है 24.63% बताया। तो द्वितीय क्षेत्र में जो आपको देखने को मिल रहा है घटता हुआ देखने को मिल रहा है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में योगदान जो है आपका द्वितीय क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग संबंधित होता है, 4.05% का योगदान देता है। वही निर्माण क्षेत्र 9.03% का, विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं 2.93% का योगदान जो है देती है। वर्ष 2025 में उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, तो 2025 को भी पूछा जाए किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, उद्योग वर्ष के रूप में जो है घोषित किया था मध्य प्रदेश ने, इसको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निवेश
और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन भी जो है किया जा रहा है। भारत का द्वितीय क्षेत्र की बात की 24-25 में वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं औद्योगिक उत्पादन में 2023-24 में 5.9% की वृद्धि का अनुमान बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र, जो कि तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित होता है, सर्विस सेक्टर से जो है संबंधित होता है। तो तृतीय क्षेत्र की बात किया है तो प्रचलित जो कीमतें होती हैं 2011-12 में 39.06% था, अब जो घटकर 36.61% बचा है। वहीं स्थिर मूल्यों पर बात किया है तो 39.06% था, लेकिन 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर बढ़कर 40% जो है हो चुका है। व्यापार सुधारकार होटल रेस्टोरेंट का 10.37%, परिवहन भंडार क्षेत्र में 2.73%, वित्तीय सेवा में 3.71% और अन्य सेवाओं में 7.17% योगदान जो है आपका ये तृतीय क्षेत्र में देता है। भारत में व्यापार होटल परिवहन संचार प्रसारण संबंधित जो वृद्धि दर है वो 5.8% की रहने का अनुमान है। अगर हम बात करें भारत में और मध्य प्रदेश में तो जीवीए और जीएसवीए, भारत की जीवीए में तृतीय क्षेत्र का अंश 24-25 में लगभग 55% है, ध्यान रखना है। और वित्त वर्ष 2024 में जीवीए सेवा क्षेत्र में वृद्धि जो है 7.2% की रही है। अब मध्य प्रदेश की जीएसबी की बात किया तो तृतीय क्षेत्र में 24-25 में स्थिर कीमतों पर 40% और वर्तमान मूल्यों पर 36.61% जो है रही है। वर्तमान मतलब प्रचलित कीमतों पर। अब हम यहां पर बात करें भारत और मध्य प्रदेश में एफडीआई की, तो एफडीआई में भारत की बात किया तो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद बीते वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीनों में अप्रैल से दिसंबर 2024 में देश के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो एफडीआई होता है 27% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना? 27% की वृद्धि को दर्ज किया है। वहीं बात की जाए अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 1.76% मध्य प्रदेश के द्वारा निर्यात जो है किया गया है। परिवहन के क्षेत्र में बात की जाए तो सड़क की लंबाई भारत में 66.71 लाख किलोमीटर जो कि विश्व के दूसरे स्थान पर है। वहीं राजमार्ग की लंबाई 1,46,145 किलोमीटर, वहीं राजमार्ग की लंबाई 1,79,535 किलोमीटर, अन्य सड़कें 63,45,403 किलोमीटर, कुल रेल मार्ग 68,58,000 किलोमीटर जो है 22-23 का डेटा है। इतना जो है आपका भारत में सड़क की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राजमार्ग की लंबाई, अन्य सड़कें और रेलवे कोच जो है बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात किया है तो कुल सड़क की लंबाई 80,775 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 9,315 किलोमीटर है, राजमार्ग की लंबाई में 12,568 किलोमीटर है, मुख्य जिला मार्ग में 25,420 किलोमीटर है और ग्रामीण और अन्य जिला मार्ग में 33,472 किलोमीटर मध्य प्रदेश का स्थान है। ऊर्जा 2024 तक का अपडेटेड है। ऊर्जा के मामले में कुल विद्युत क्षमता जो है 456.7 गीगावाट के साथ है, जिसमें 52.9% जैविक ईंधन से प्राप्त होती है। कुल अक्षय ऊर्जा 209.4 गीगावाट है, पवन ऊर्जा 48.21 गीगावाट है, सौर ऊर्जा 97.8 गीगावाट है, बायोमास ऊर्जा 11.3 गीगावाट है, लघु जल विद्युत जो है 52.1 गीगावाट है। तो सारे गीगावाट में है। एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, अब अगर मेगावाट कुछ लिख के आता है तो क्रॉस कर देना भाई, गीगावाट में भारत का है। और ये जो ऊर्जाएं हैं ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि पवन ऊर्जा से भारत को कितना प्राप्ति लक्ष्य हो चुका है, तो 47.8% का। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा क्षमता 15,404 मेगावाट है, यहां मेगावाट रहेगा। सौर ऊर्जा 61,660 मेगावाट है, बायोमास ऊर्जा 1,386 मेगावाट है और लघु जल विद्युत 820 मेगावाट जो है मध्य प्रदेश का योगदान है। तो हम समझ पाए कि भाई ऊर्जा के मामले में भारत जो है टॉपर है, क्योंकि भारत को नाप देखता है, सभी राज्य के साथ प्रदेशों को देखता है। यहां वर्ष 2025-26 में रुपए कहां से आता है, रुपए कहां जाएगा, तो ये बजट से संबंधित है। अगर आप बहुत सारे लोगों ने बजट अगर पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, अब जिसने नहीं पढ़ा है तो हम ओवरव्यू पढ़ा देते हैं, क्योंकि हम एग्जाम पीडिया में पढ़ा रहे हैं। एग्जाम पीडिया जो करंट अफेयर्स आ रही है उसमें जो हमने यहाँ पर जो है लगाया है पूरा, उसमें बजट जो है पढ़ा दिया है, आप उसको देख सकते हो करंट अफेयर में। रुपए कहां से आता है ये बात करें तो राज्य कर से 29%, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 30%, करेत्तर राजस्व में 6%, केंद्र से सहायता अनुदान में 13% और अन्य प्राप्तियों में 12% जो है रुपए आता है मध्य प्रदेश को। रुपए कहां जाएगा तो अधोसंरचना में 17%, कृषि क्षेत्र में 9%, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12%, शिक्षा के क्षेत्र में 11%, नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में 12% और सामाजिक क्षेत्र में 6% जो है जाता है। तो कहां से आएगा, आय कहां होती है और खर्च कहां होगा, इसके बारे में बात की।
2025-26 के लिए कर राजस्व में हिस्सेदारी कितनी है? तो एसजीएसटी में 39% की, वीएटी में वैल्यू एडिशन टैक्स में 21% की, राजस्व उत्पाद शुल्क में 16% की, स्टाम्प शुल्क में 13% की, वाहन कर में 5% की, विद्युत कर शुल्क में 4% की, अन्य में 2% की जो है मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है। यही डेटा आपका 2024-25, 23-24, 24-25, 25-26 जो है वृद्धि और कमी के साथ दर्शाया गया है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग थोड़ा सा देख लेना। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे वित्त वर्ष 24-25 में मध्य प्रदेश का कुल निर्यात 66,218 करोड़ रुपए हुआ था, जो कि पिछले वर्ष से 6% की वृद्धि को दर्शाता है। प्रमुख योगदान फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, सोया उत्पादन में हुआ है। राष्ट्रीय रैंकिंग में अगर निर्यात में बात किया तो 15 से सुधर कर 11 रैंकिंग पर मध्य प्रदेश जो है पहुंच चुका है। तो ये डेटा अपने आप में उपयोगी है, थोड़ा ध्यान रखो। राजकोषीय घाटा की अगर छोटी छोटी बात कर लेंगे, यहाँ पर हम राजकोषीय घाटा के बारे में देख लेते हैं, 1 मिनट। तो राजकोषीय घाटा 2023-24 में 3.26%, 24-25 में 4.15% था और 2025-26 में 4.66% अनुमात रहने का अनुमान है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 24-25 और 25-26 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% प्रस्तावित जो है बताई गई है, ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअली इकोनॉमी वाला जो चैप्टर, जो पहला वाला जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, ये ज्यादातर ना करंट से रिलेटेड होता है, करंट बेस्ड होता है। सीधी सी बात ये की जाए तो करंट बेस्ड होता है। तो आप लोग इसको पढ़ लो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद सुना नहीं होगा आप लोगों ने, खनन उत्पादन के बारे में बात करेंगे, खनन माइनिंग के बारे में। वहां से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, भाग मत जाना, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति की बात करेंगे। तो बैंकिंग क्षेत्र की बात किया है तो मध्य प्रदेश में बैंक शाखाओं की कुल संख्या जनवरी 2025 में 8,586 थी। कहां की बात जा रही है? मध्य प्रदेश में 8,586 थी, जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 33 थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबीस होते हैं, रीजनल रूरल बैंक 2 थे, राज्य सहकारी बैंक 1 था, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 38 है, भुगतान बैंक 1 है जिसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं। लघु वित्त बैंक की बात किया तो मध्य प्रदेश में 8 है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख बैंक की भूमिका निभाते हुए निजी क्षेत्र सबसे ज्यादा है, आरआरबीस, फिर सहकारी बैंक आते हैं। तो सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर के, फिर निजी क्षेत्र के, फिर आरआरबी, फिर सहकारी बैंक आते हैं। राज्य में कुल ऋण प्रवाह कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है, जीबीए का 18.13% का योगदान रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रवाह की बात किया तो 58.4% है, जो कि भारत के 40% राष्ट्रीय औसत बेंचमार्क से बहुत ज्यादा है। कृषि में 30.50%, राष्ट्रीय बेंचमार्क से 18% से अधिक है। तो मतलब कि मध्य प्रदेश का जो है ज्यादा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर वर्गों के लिए जो अग्रिम ऋण है, क्या कही जा रही है? अग्रिम ऋण के लिए 10% का बेंचमार्क है, लेकिन राज्य में यह ज्यादातर जो है बढ़ रहा है और वित्तीय 24-25 में सितंबर 22.53% तो रहा है। 2019 के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 4 जिले बैतूल, विदिशा, इंदौर और सतना का चयन जो है किया गया था, ध्यान रखना है। बात करेंगे गरीबी का तुलनात्मक अध्ययन 2020-21 में। तो NFHS 5 में राष्ट्रीय जो आपका परिवार सर्वेक्षण होता है 5 के अनुसार देश में 14.96% गरीबी विद्यमान है और 9.89% की गरीबी जो है घटी हुई है। वहीं NFH 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की स्थिति की बात किया है तो 20.63% गरीबी विद्यमान है, 15.94% की जो है गरीबी घटी है। तो मतलब कि भारत की स्थिति से मध्य प्रदेश की स्थिति में गरीबी देखा जाए तो ज्यादा घटी है। लेकिन अब भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में उत्तर प्रदेश भी आएगा, मध्य प्रदेश भी आएगा, राजस्थान, तो ओवरऑल बात कर रहा है ना। और मध्य प्रदेश की ऑफिशियली एक बात की जा रही है। बेरोजगारी की तुलनात्मक अध्ययन 22-23 की बात किया है, ये हमने अभी 21-22 की बात की, 20-21 की बात की, 22-23 की बात की जाए तो CMIE की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8% है, जबकि मध्य प्रदेश में रिपोर्ट बताती है 9.3%। स्थान 28 राज्यों में 21वां स्थान मध्य प्रदेश का है। 36 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश का स्थान 27वां है, ध्यान रखिएगा। राज्यों में 21वां है, केवल राज्यों में, लेकिन यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया जाए तो 27वां स्थान है। बात यहां पर अच्छा कुछ जनसंपर्क से क्या है, अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में 10 जिलों में मध्य प्रदेश के 10 जिले शामिल हैं। मतलब कि अटल पेंशन योजना चल रही है देश में 10 टॉप जिले में 10 के 10 मध्य प्रदेश के ही हैं, जिसमें बालाघाट जिले ने देश में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया हुआ है। जो 10 जिले हैं बालाघाट, श्योपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, अनूपपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल और दमोह, ये 10 जिलों का जो है प्रमुख चुनाव किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से ही मेन इकोनॉमी का हमारा चैप्टर जो है चालू होता है। हालांकि बेसिक इकोनॉमी पूरा जो कॉन्सेप्ट है या इकोनॉमी जो सब्जेक्ट पूरा इकोनॉमी करंट बेस रहता है देखो, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें जब पता होगी तभी हम करंट बेस को भी रिलेट कर पाएंगे।
तो खनिज संसाधन की बात करेंगे, जितना अपडेटेड होगा पूरा पढ़ेंगे हम, बाकी आप लोग भविष्य में अपडेट इस बुक के माध्यम से भी करवा देंगे या फिर आप लोग भी अपडेट कर सकते हो, क्योंकि हम करंट अफेयर के एग्जाम पीडीएफ वगैरह लगा देते हैं, आप उससे भी अपडेट कर सकते हो। तो एक बार जोरदार देखिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग वीडियो, पीडीएफ या फिर टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेस्ट सीरीज एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए आ सकते हो, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आपका यूपीएससी हो, एमपीएसआई हो, यूपीएस, किसी की भी। इस ऐप को डाउनलोड करना है यूपीएससी नट। और ऐप कहां मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड आप लोग कर लेना। खनिज संसाधन के बारे में बात करें तो इसका भी पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे। मध्य प्रदेश खनिजों के मामले में समृद्ध है और विविध प्रकार के खनन निक्षेप जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खनिज क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रगति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, ध्यान रखना है। भारत में अगर भारतीय खनन ब्यूरो की रिपोर्ट 2023-24 के देखी जाए उसमें, तो मध्य प्रदेश में जो खनिज है, हीरा, तांबा और मैंगनीज में पहला स्थान है, रॉक फॉस्फेट में दूसरा स्थान है, चूना पत्थर में तीसरा स्थान है, कोयला में चौथा स्थान है, और लोहे एस्क बॉक्साइड में आपका छठवां स्थान है। तो पहले स्थान पर पूरे देश में हीरा, तांबा, मैंगनीज में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरे स्थान में रॉक फॉस्फेट, तीसरे स्थान में चूना पत्थर, चौथे स्थान पर कोयला और पांचवें स्थान पर लोहे एस्क एवं बॉक्साइड है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मध्य प्रदेश कोयले में चौथा और चूना पत्थर में तीसरा स्थान जो है अपना रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का। चलिए बात करेंगे 2022-23 मध्य प्रदेश को खनिज खंडों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है। माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन 17 से 18 अक्टूबर 2024 को भोपाल में किया गया था। ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 23 अगस्त 2025 को कटनी में किया गया था। आपके तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। खजुराहो में बनेगा देश का पहला हीरा संग्रहालय। क्या बन रहा है? खजुराहो में हीरा संग्रहालय बन रहा है। खजुराहो के डिस्ट्रिक्ट में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखेगा। और छतरपुर में बहुत सारे मेले भी, बहुत सारे आपके मंदिर भी हैं, नागर शैली से मंदिर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में खनिजों की बात करेंगे, सबसे पहले वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, खनिजों के वितरण के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन से उसके बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले। तो ये 4 टॉपिक खनिज से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मध्य प्रदेश में वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 8 खनिजों का उत्पादन जो है किया जाता है। मुख्य रूप से 8 कौन कौन से? हीरा, तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, लोहे एस्क, बॉक्साइड, कोयला एवं रॉक फॉस्फेट। तो ये खनिज आपके मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 38 और ऐसे गौड़ खनिज हैं जो कि भंडार और निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन इनका खनिज उत्पादन कम किया जाता है, लेकिन 38 खनिज और मिलते हैं, जैसे डोलोमाइट, पायरोफिलाइट, एबिस्टस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका कम होता है। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 से प्राप्त आंकड़े जो बताते हैं, इंडिया मिनरल बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार क्या कहते हैं? हीरा का बात की जाए तो खनिज, प्रमुख खनिज है, भंडारण मिलियन टन में है, उत्पादन वर्ष 23-24 में रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। हीरा के मामले में 28.59 कैरेट का हीरा जो है टन में बात की जा रही है, टन में 349 जो है आपका कैरेट का रहा था। ताम्र एस्क में 386.66 मिलियन टन रहा है, वहीं उत्पादन वर्ष 25.46 रहा है। यहाँ भंडारण है, कितना भंडारण है, यहाँ उत्पादन बात कर रही है, ठीक है। मैग्नीज के एस्क में 60.5 का मिलियन टन भंडारण है, 10.33% का उत्पादन रहा है। रॉक फॉस्फेट में 58.45% का मिलियन भंडारण क्षमता है, 2.37% का उत्पादन रहा है। चूना पत्थर में 9653.17 मिलियन टन का भंडारण है, 625.71% का उत्पादन रहा है। लोहे एस्क में 356 मिलियन टन का भंडारण है, 58.37 उत्पादन वर्ष रहा है। कोयला में 30,917 मिलियन टन भंडारण क्षमता है, 1647.31 उत्पादन वर्ष रहा है। बॉक्साइड में 186.25 मिलियन टन का भंडारण है और 5.97% का उत्पादन रहा है। तो ये जो आपको लग रहा होगा सर डेटा कैसे याद करें, तो 1-2 बार पढ़ोगे या लिख लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखो। कुछ ध्यान देने वाले तथ्य जैसे हीरा और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि में लोहे एस्क रहा है, ध्यान रखना है। 2023-24 में खनिजों का उत्पादन मूल्य जो है 29,725 करोड़ रुपए जो आकलित किया गया है, और विगत वर्ष इसकी वर्ष की तुलना में 16.71% से जो है अधिक रहा है। खनिज संसाधनों की प्रचुरता की दृष्टि से देश के 8 खनिज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि राज्य को संपन्न में बनाते हैं। हीरा उत्पादन में राज्य का एकाधिकार प्राप्त है, आपको पता ही हुआ हीरा के मामले में, डायमंड के मामले में। भारतीय खान ब्यूरो 1948 में गठन किया गया था और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन उत्खनन क्षेत्र का लगभग 3% का योगदान देखने को मिलता है। बात करें मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण कहां कहां है, तो मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण में असमानता वितरण है।
कुछ क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुटप्पा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ये खनिज भंडार की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, या आप कह सकते हो बहुत अच्छी प्रचुरता पाई जाती है। इसमें से आर्कियन और धारवाड़ में तांबा, मैग्नीज, लोहे एस्के, और कुटप्पा और विंध्यन में चूना, डोलोमाइट और हीरे के भंडार जो है मिलते हैं। तो आर्किन, धारवाड़ में तांबा, मैग्नीज, लोहे के भंडार मिलते हैं। कुटप्पा, विंध्यन में चूना, डोलोमाइट, हीरे के भंडार मिलते हैं। दक्कन ट्रैप भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, जिसमें बॉक्साइट, गोंडवाना शैल समूह में कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। कोयला उत्पादन मध्य प्रदेश का स्थान की बात किया तो इंडिया मिनरल ईयर बुक कहती है तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है चौथा स्थान है, और सकल उत्पादन कहता है तीसरा उत्पादन है। तो अलग अलग डेटा, अलग अलग रिपोर्टें कहती हैं, थोड़ा इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन की बात की है तो धात्विक खनिज मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात की जाए, उसके बाद अधात्विक खनिज की बात करेंगे, और उसके बाद शक्ति ऊर्जा खनिज की बात करेंगे। सबसे पहले धात्विक खनिजों की बात की जाए तो तांबा, मैग्नीज, लोहे एस, बॉक्साइट, सोना, टिन और टंगस्टन आपके धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में हीरा, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट आता है। शक्ति ऊर्जा में कोयला, कोल, बेड मीथेन, सेल गैस और यूरेनियम आपके मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये खनिज संसाधन के आप वितरण जो है देख सकते हो मैप के माध्यम से। जैसे ग्वालियर में देखा, सबसे पहले दतिया में देखें सीसा पाया जाता है, ग्वालियर में चीनी मिट्टी, लोहे के पाया जाएगा। वही बात किया है हिनौता, पन्ना में हीरा, सतना में गैरू, रीवा में रोल, आपके चकरिया मझाली में सोना, सिंगरौली में कोयला, आपके सोहागपुर में कोल, बेड मीथेन, सिंगरौली में आपकी पाया जाएगा कोयला और यूरेनियम। बात की अमरकंटक में बॉक्साइट, कटनी में चूना पत्थर फ्लोराइट, जबलपुर में बात की जाए तो लोहे के संगमरमर, सुरमा, मलाजखंड में तांबा, भरवेली में मैग्नीज, बैतूल में जिंक और टिन और ग्रेफाइट, ये सभी आपके बैतूल में पाए जाते हैं। देवास में बायराइट्स, झाबुआ में रॉक फॉस्फेट, एवेस्टस, मंदसौर में सिलेट पाया जाता है, और नर्मदापुरम में टंगस्टन देखने को मिलता है। तो ये मैप जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आप लोग अपने मैप पे ड्रॉ भी कर सकते हो। इस मैप के साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है। खनिजों का वितरण मध्य प्रदेश में कहां कहां है, ये जो खनिज है धात्विक, अधात्विक, शक्ति ऊर्जा, ये सभी आपके मैप के माध्यम से हमने बता दिए। अब हम बात यहां पर करने वाले हैं प्रमुख जो 8 खनिजों का वितरण है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है लोहे एस। मध्य प्रदेश में हेमेटाइट लोहे एस्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लोहे एस्के भी 4 तरीके के होते हैं ना, सभी को पता होगा है ना। तो लोहे एस्के में मध्य प्रदेश में हेमेटाइट के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और उत्पादन क्षेत्र कहां है तो ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ और सीधी, यहां पर आपका लोहे मिलता है। जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग के जो बिजावर सीरीज है वहां पर हेमेटाइट के अयस्क का संचय है, जिसमें सरौली निक्षेप, अगरिया पहाड़ी, जोली और सीहोर क्षेत्र शामिल है। कटनी की बात किया तो विजय राघोगा और कन्हारा में पाया जाता है। उपयोग किसके में कहा जाता है तो स्टील उद्योग और अवसंरचना निर्माण में लोहे का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से सबसे उन्नत लोहे एस्के जो है मैग्नेटाइट होता है, ध्यान रखिएगा। और बेल्ला डीला लिमिटेड के द्वारा लोहे एस्के जो है खनन किया जाता है। दूसरा आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में अगर बात करें तो मैग्नीज जो है निक्षेप धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, और इसका उत्पादन कहां होता है तो बालाघाट में होता है। बालाघाट में, भरवेली, रमरमा, सीता पठार, नेत्रा में किया जाता है। छिंदवाड़ा में होता है, छिंदवाड़ा में सौंसर, सीतापुर, बुटकुम, मचीवना में। झाबुआ में होता है कजली, धांधला, रामपुरा, मंडली, अमलियामल में। कटनी में लोरस रेडी में होता है, और पश्चिम में भांडा सोनतक वृत्ताकार रूप से यह मैग्नीज का उत्पादन जो है किया जाता है। विशेष तथ्य है कि भरवेली की जो खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी खुले मुहे की मैग्नीज की खदान के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैग्नीज का उत्पादन 1880 से 1890 के बीच में हुआ था, मध्य प्रदेश के कटनी के गौसलपुर में और जबलपुर के सीहोर में। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा बालाघाट में होता है, बालाघाट के बाद जबलपुर में होता है, जबलपुर के बाद फिर छिंदवाड़ा में होता है। तो बालाघाट में सबसे ज्यादा, फिर जबलपुर, फिर छिंदवाड़ा। रसायन और शुष्क बैटरी में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज उत्पादक पेटी की बात किया है तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जो है जिले में 209 किलोमीटर लंबी और 26 किलोमीटर चौड़ी अर्धचंद्राकार पेटी सौंसर, मसार, भंडारा एवं बालाघाट में जो है फैली हुई है। तो मैग्नीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा आता है हमारा चूना पत्थर। कौन सा आता है चूना पत्थर? चूना पत्थर की बात किया तो विंध्यन एवं क्रिटियस से सेल समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। कटनी में मुडवारा, झुकेरी, कैमूर क्षेत्र एवं निवार क्षेत्र में कटनी जो है यहाँ पर कटनी में पाया जाता है।
कुछ श्योपुर में पाया जाता है, मुरैना में पाया जाता है, भांडेर कैलारस है वहां पर, बकरपुरा में, और जवाहरीगढ़ जो गढ़ी क्षेत्र है वहां पर आपको जो है चूना पत्थर के निक्षेप मिल जाते हैं। सतना में बात किया तो रासायनिक स्तर पर चूना का उत्पादन होता है। रीवा में कोवाडन, बनकुइया, रमनई, सिकरिनी, सगरा, बेला, नौबस्ता। दमोह, नीमच और खरगोन में भी आपका चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। चूना पत्थर जो है सीमेंट उत्पादन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग यहाँ पर होता है। हमारा फिर नेक्स्ट आता है हमारा चौथा, तांबा। तांबा की बात किया तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी में तांबा का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मलाजखंड को तो तांबा की नगरी कहते हैं और बालाघाट में है ये। इसके अतिरिक्त शीतलपानी, गिधरी, धोरली, जट्टा, गड़ी डोंगरी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है। 2024 में एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था। कॉपर प्रोजेक्ट में उत्खनन सह धातु प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। मलाजखंड बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी मशीनीकृत खुली खदान के रूप में मलाजखंड को जाना जाता है। पांचवें हमारा आता है हीरा। हीरा मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। डायमंड के मामले में मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। पन्ना में 3 प्रकार के निक्षेप हैं, किम्बरलाइट पाइप, कांग्लोमेरेट संस्तर और जलोढ़ बजरी। इन तीनों जगह आपके पन्ना में जो है हीरा पाया जाता है। खदानों की बात किया है, पन्ना में राम खेरिया, मझगवा, हिनौता है, जबकि अंगोरा, बांडेर और बक्सबा है ये छतरपुर में है, और सतना में बात की जाए तो कटोरिया है। तो मध्य प्रदेश में 3 जगह हीरे का उत्पादन किया है, सबसे ज्यादा पन्ना में, फिर छतरपुर में, फिर सतना में। एनएमडीसी के द्वारा उत्खनन 1958 से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम खजुराहो में बनाया जा रहा है और डायमंड पार्क पन्ना में जो है बनने वाला है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे बॉक्साइट की, जो कि छठवां हमारा प्रमुख खनिज है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क और दक्खन ट्रैप के पठारों में बॉक्साइट जो है प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन 1908 में कटनी जिले से प्रारंभ किया गया था। यह बॉक्साइट जो है बालाघाट, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी के साथ साथ सतना, रीवा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब जिसमें मध्य प्रदेश के बालाघाट के बेहर पठान में प्रसिद्ध रूप से होता है, मैकल पठार में अमरकंटक पठार से बात की जाए, यहाँ पर सतना के नागौद चित्रकूट में और रेणुकूट उत्तर प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट की प्रमुख खदानें देखने को आपको मिल जाती है। सातवां आता है हमारा रॉक फास्फेट। इसका उत्पादन क्षेत्र सागर, छतरपुर, झाबुआ में होता है और उर्वरक बनाने में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है किया जाता है। विशेष रूप से गुना में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड उर्वरक कारखाने के रूप में जो है स्थापित जो है किया गया है। फिर हमारा आता है कोयला, जो कि गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का देश में कोयला उत्पादन में चौथा स्थान जो है प्राप्त है। बात की जा रही है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अकोकर और मध्यम कोकर प्रकार के जो है कोयले पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपके कोयले की बात की जा रही है, कौन से, तो गोंडवाना सेल समूह में कोयले पाए जाते हैं और जो देश में चौथा स्थान मध्य प्रदेश का जो है आता है। प्रमुख कोयला क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो कि पूर्वी भाग में है ना, और एक आता है आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखो। पहले हम मध्य भारत कोयला क्षेत्र की बात कर लेते हैं, उसके बाद सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करेंगे। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो कि शहडोल में, इसकी बात करेंगे। इसकी खोज 1830 में की गई थी और यहाँ पर 3 परतों में मिलता है, बुडार, अमलाई, बिजुरी, झगराखंड और कोतमा क्षेत्र में मिलता है, कोतमा क्षेत्र में मिलता है। बात की जाए इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो पूर्वी भाग में, दूसरा पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में जगराखंड, बिजुरी की खदान आती है, जबकि पश्चिमी भाग में बुडार उपबेसिन और कोतमा उपबेसिन शामिल किया जाता है। विशेष रूप से मेसर्स एसीसी को 1940 में यहाँ पर पट्टा दिया गया है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है इसी को माना जाता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र दूसरा क्षेत्र आता है जो कि 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी खोज भी 1830 में ही की गई थी। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, मोहर उपबेसिन, दूसरा मुख्य उपबेसिन। मुख्य उपबेसिन की बात किया तो गोरबी जयंत खदानें हैं, 2023 में क्वेश्चन आया है। और मोहर उपबेसिन जो है मोटी परत के रूप में फैला है, जिसमें झिंगुरदाय में विटामिन्स की सबसे मोटी परत जो है पाई जाती है, लगभग 136 मीटर मोटी परत पाई जाती है। तीसरा आता है कोरार क्षेत्र जो कि जोहिला नदी घाटी में पाया जाता है, उमरिया जिले में है स्थित है। चौथा आता है उमरिया कोयला क्षेत्र जो कि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और 5वां आता है जोहिला कोयला क्षेत्र, शहडोल जिले में है, जिसमें नौरोजाबाद और बिरसिंहपुर में खुदाई जो है की गई है। धोरबारी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक बंद पड़ी कोयला खदान है, 2024 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना है। तो घोरबारी अगर आ जाए किसकी खदान है, कोयला क्षेत्र की खदान है और छिंदवाड़ा जिले में स्थित और बंद खदान ये है। अब हम बात करेंगे, अभी हमने मध्य भारत कोयला क्षेत्र की बात की, पूर्वी भाग की, अब हम सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करेंगे, दक्षिणी भाग की। यह भारत का पश्चिमी कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को पश्चिमी भी कहते हैं लेकिन दक्षिणी तौर पर है। इसमें पहला आता है कानन छिंदवाड़ा क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से दमुआ, कालीन छपार, घेरावारी,
नीमखेरा, पनारा, हृदयगढ़, जिन्नौर, जुन्नारदेव, दातला, जमाई, हिंगन देवी आदि यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र हैं और यह यहाँ अर्ध कोकर और कोकर कोयले के भंडार प्राप्त होते हैं। तो कानन छिंद घाटी कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। दूसरी आती है पेंच घाटी, ये भी छिंदवाड़ा में है। 1934 में इसका उत्पादन हो रहा है और कानन क्षेत्र का ये हिस्सा है। 18 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जिसमें बरकुही, चांदमेटा, रेतिया, सिरगोरा क्षेत्र आते हैं और अकोकर कोयले का भंडार यहां से प्राप्त होते हैं। तीसरा आता है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र, ये तवा घाटी बैतूल के पास में है और सारणी ताप विद्युत जो केंद्र है इस कोयले का उपयोग जो है करता है। चौथा आता है तवा घाटी और साहेबपुर कोयला क्षेत्र, ये दोनों बैतूल में स्थित है और साहेबपुर कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। पांचवा आता है मोह पानी कोयला क्षेत्र जो कि नरसिंहपुर जिले में है, सतपुड़ा के उत्तरी ढाल का हिस्सा के रूप में जाना जाता है। तो हमने दो कोयला क्षेत्र की बात की, एक तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र जिसके पूर्वी भाग कहते हैं, दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जिसे पश्चिमी भाग कहते हैं, ऑफिशियली यह दक्षिणी भाग में स्थित है। अब हम कोयला खनन की कुछ एजेंसियों की बात कर लेते हैं, जैसे नेशनल कोल इंडिया लिमिटेड, दूसरी है नॉर्दर्न कोल इंडिया लिमिटेड सिंगरौली में, तीसरी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि शहडोल अनूपपुर उमरिया में, और चौथी है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि छिंदवाड़ा बैतूल में। एक्चुअली है क्या, ये उत्खनन का कार्य करती हैं जो कि मध्य प्रदेश में एजेंसियां हैं। कोयला संस्था मेथेन कोल बेड मीथेन की बात किया है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सीबीएम का दोहन जो है किया जाता है, मेथेन कोल बेड मीथेन का। सोहागपुर पश्चिमी सतपुड़ा में उत्पादन इसका होता है, इसका दोहन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा जो है किया जा रहा है। प्रमुख गौड़ खनिजों की बात की, अभी जैसे मैंने आपको बताया था 8 प्रमुख तो खनिज है, 8 तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज है। अब दूसरी हमने यहां पर बात की थी 31 गौड़ प्रमुख खनिजों की। अब आप कहोगे सर 31 को याद करना होगा, तो हम मोटी मोटी बात कर लेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमें सभी सारी बातें करनी ही होगी, है ना, कुछ बातें हमें छोड़ भी देनी चाहिए। तो हम इनको जो है इनको आपकी कुछ बातें जो है कर लेते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। तो बात करें जैसे सोना का उत्पादन की बात किया तो सीधी जिले में होता है, कटनी में होता है, सिंगरौली में होता है, सर्वाधिक तन और आघात वर्धनीय धातु है। तो हम सबसे ज्यादा यहां पर एक चीज की बात करेंगे, सोना का उत्पादन किस जिले में होता है, ठीक है, सीधी, कटनी और सिंगरौली में। दूसरा आता है डोलोमाइट, जिस भंडारण में मध्य प्रदेश प्रथम है, मंडला, छिंदवाड़ा, कटनी, झाबुआ, बालाघाट में होता है और यहाँ पर चूना पत्थर में मैग्नीज कार्बोनेट की मात्रा को 40 से 45% होने पर यह बनाया जाता है। चीनी मिट्टी की बात की जाए, जबलपुर, ग्वालियर, रायसेन, उमरिया जिले में उत्पादन होता है, ध्यान रखना है। सिरेमिक बर्तन और पॉटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अग्निसह मिट्टी की बात किया तो कटनी, ग्वालियर और नरसिंहपुर में इसका उत्पादन होता है, पॉटरी उद्योग में प्रयोग होता है। एवेस्टस की बात किया है, 70 देशों में एवेस्टस जो है बेन है, लेकिन नर्मदापुरम, झाबुआ, सीहोर और नरसिंहपुर में इसका उत्पादन होता है। कपड़े, अग्निरोधक और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। बाइराइट्स की बात किया है, देवास और धार में इसका उत्पादन होता है। बेरियम का एस्क बनाने में प्रयोग होता है। कैल्साइट की बात किया तो झाबुआ, खरगोन में इसका उत्पादन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइरोफिलाइट की बात किया तो छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी में इसका उत्पादन होता है। गुलाल पहाड़ टीकमगढ़ में जो प्रसिद्ध है और डायस्पोर पत्थर से बनता है। फेल्सपर की बात किया है, जबलपुर में इसमें उत्पादन होता है, एल्यूमिनियम का एस्क है। फ्लोराइड की बात किया है, कटनी में इसका उत्पादन होता है। कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। गेरू की बात किया है, सतना, जेतवाड़ा में इसका उत्पादन होता है। भारत में इसका स्थान जो है मध्य प्रदेश का प्रथम है। सिलेट की बात किया है, मंदसौर में उत्पादन होता है, देश का एकमात्र स्थान जहां पर सिलेट का उत्पादन होता है। ग्लास सैंड की बात किया है तो मुरैना, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, झाबुआ और मंडला में ग्लास सैंड का उत्पादन होता है। कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम की बात की जाए, शहडोल में निक्षेप मिलते हैं, पिंच ब्लेड का इसका प्रमुख खनिज है, इंपोर्टेंट है ये। सुरमा की बात की जाए, जबलपुर में इसका उत्पादन होता है, उपधातु है। संगमरमर मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है। जबलपुर में सफेद, ग्वालियर में हरा, छिंदवाड़ा में रंगीन संगमरमर पाया जाता है। तो जबलपुर में सफेद, ग्वालियर में हरा और छिंदवाड़ा में रंगीन संगमरमर पाया जाता है। कटनी मार्बल के लिए प्रसिद्ध है और जबलपुर पत्थर शिल्प को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ग्रेफाइट की बात किया तो बैतूल में उत्पादन होता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मंडीदीप रायसेन में इसका उत्पादन करती है और पेंसिल और बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अबरक की बात किया तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, ग्वालियर में उत्पादन होता है। बालाघाट का प्रथम स्थान है। विद्युत उपकरण दरवाजे में इसका अबरक का प्रयोग किया जाता है। टिन की बात किया तो बैतूल में उत्पादन होता है। मिश्र धातु, टाका और अयस्क के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। टंगस्टन की बात किया तो नर्मदापुरम में इसका, आगर गांव में इसका उत्पादन होता है। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है।
सीसा की बात की है नर्मदापुरम, दतिया और जबलपुर में उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। और बात की है कोरडम की, सिंगरौली, सीधी में इसका उत्पादन होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। ग्रेफाइट की बात की तो बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में उत्पादन होता है ग्रेफाइट का। छतरपुर की कटेरा, पन्ना में पिस्ता, सागर के बगरोही में, बालाघाट के कछेवार और सिवनी के बरघाट में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बेनेडियम, प्लेटिनियम और पैलेडियम बैतूल में इसका उत्पादन होता है। महंगी धातु है ये सब। सेलखड़ी जबलपुर छिंदवाड़ा में उत्पादन होता है। सिंधु घाटी में सेलखड़ी की मुहरें यहीं से बनी पाई गई हैं। तो यहाँ पर आपने जो अयस्क के नाम सुने ना खनिजों के, ये गौण खनिज हैं, लेकिन ऐसे खनिजों की भी प्रमुखता रहती है क्योंकि ज्यादातर ये जगह पर नहीं होते हैं। जैसे और भी हैं कुछ खदानों की बात करें। अच्छा, खनिज नहीं, अब ये खदान है। क्या है? खदानें हैं। खदानें भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिलाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। कोयला किस जिले में है और यहाँ पर खदान कौन सी है? तो कोयला की हम बात करेंगे शहडोल। शहडोल में सुहागपुर और बुडार खदान है। सिंगरौली में गोरवी जयंत झिंगुरीदाह खदान है। उमरिया में नौरजाबाद, कोरार, बीरसिंहपुर खदान है। छिंदवाड़ा में बरकुही, रावणबाड़ा, इकलेहा, भामोड़ी आदि खदानें हैं। बैतूल में पाथाखेड़ा, साहेबपुर, तवाघाटी खदान है। और अनूपपुर में बिजरी, जगराखंड और कोतमा खदान है। तो ये जो खदानें हैं किसकी हैं? कोयले की जो है खदानें हैं। और किन किन जिलों में? शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल और अनूपपुर में पाया जाता है। हीरा की बात किया तो खदान पन्ना में है और हिनौता और राम खेरिया खदानें हैं। चूना पत्थर सतना में नागोद बेला, रीवा में बरकुइया, रामनई नौबस्ता, नीमच में नीम बहेरा और मेहर में बात किया तो भदनपुर और झुकेही खदान है। डोलोमाइट की खदान की बात करें तो छिंदवाड़ा में और सिवनी में है। छिंदवाड़ा में पीपर पानी और सिवनी में दूलापुर है। ग्रेफाइट की खदान छतरपुर में है, छतरपुर जिले में। खदान कतेरा, गड़ी मल्हार, हरिद्वार है। तांबा की बात करें तो बालाघाट में खदान मलाजखंड सबसे बड़ी, शीतल पानी, गिदरी थोला, जट्टा, गड़ी डोंगरी है। मैग्नीज की बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें बालाघाट में भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मेरठपुर है। छिंदवाड़ा में काचीढाना, गोबरी, बथौना है। और जबलपुर कटनी में गौसलपुर है। सोना सीधी और सिंगरौली में होता है। सीधी में मझोली खदान है। सिंगरौली में गुरहार पहाड़ और निबुया और चकरिया है। टंगस्टन की बात किया तो होशंगाबाद, नर्मदापुरम में आगरगांव खदान है। कोरडम की बात किया सिंगरौली में पीपरा खदान है। लोह अयस्क जबलपुर में और कटनी में है। जिसमें जबलपुर कटनी में बात किया तो विजय राघवगढ़, कन्हारा पहाड़ी है। जबलपुर में सुरोली, शिहुरा, अगरिया पहाड़ी है। बॉक्साइट की बात किया तो अनूपपुर, बालाघाट और सतना में। अनूपपुर में अमरकंटक, पशमाना दादर, खपड़ी पानी, देवसानी पहाड़ है। बालाघाट में बेहर पठार, मुंडी दादर है। सतना में रानीपुर और नागौद आपकी खदान है। तो ये मैंने खदानों की बात की, पिछले हमने अभी खनिजों की बात की थी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रयास क्या है। तो मध्य प्रदेश में गौण खनिज अधिनियम 1996 में बना था। 2022 में इसको संशोधन किया गया है। 31 गौण प्रमुख खनिजों को ईट टेंडर प्रक्रिया के द्वारा तेज किया गया है। मध्य प्रदेश में रेत नियम 2019 लाया गया है। ई निविदा का अधिकार मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम को दिया गया है और इसको 2023 में भी संशोधन किया गया है। ई खनिज पोर्टल के माध्यम से जो निजी निवेशक हैं वो प्रोत्साहन जो है दिया जा रहा है। ई खनिज पोर्टल 2.0 भी बनाया गया है जिसमें MS सॉफ्टवेयर पर आधारित है। पहली खनिज नीति मध्य प्रदेश की 1995 में लाई गई थी और नई वाली खनिज नीति 2010 में लाई गई है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम जो है 19 जनवरी 1962 को गठन किया गया था और खनिजों के उत्खनन एवं संवर्धन में सहयोग देता है। आपको पता है कि दमोह जिले में लगभग 8000 टन एंटीमनी खनिज जो है उपलब्ध है जिसका उपयोग मिश्र धातु, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कांच, सीसा, एसिड बैटरी, सोल्डरिंग, अन्य अर्धचालक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जैसे डोलोमाइट जो खनिज है वो आर्कियन एवं भिन्न सेल समूह में पाया जाता है और संगमरमर कोटि का डोलोमाइट एक प्रकार है। डोलोमाइट 2015 में लघु खनिज घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में इसका निर्यात राउरकेला इस्पात संयंत्र को किया जाता है। बहुरंगी काला, गुलाबी, लाल रंग का ग्रेनाइट टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दतिया में पाया जाता है। नदियों की रेत में मिलने वाला जो सोना है उसे गोल्ड प्लेसर कहते हैं और यह सोन नदी में मिलता है। मध्य प्रदेश का रेणुपुर अमरकंटक को कहते हैं और टीकमगढ़ जिले को हीरे की खोदकरन को मंजूरी जो है दी गई है। रीवा जिले को सुहागी पहाड़ी में हीरे के भंडार मिले हुए हैं और हीरा जो है किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में लगभग 8000 टन एंटीमनी खनिज उपलब्ध हुआ है जिसका उपयोग जो है मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है। तो मध्य प्रदेश में अगर ऊर्जा संसाधन की बात की जाए सबसे पहले सामान्य परिचय को देखेंगे, ऊर्जा के स्रोत समझेंगे और मध्य प्रदेश सरकार के क्या प्रयास किए गए हैं इसके बारे में बात हम करेंगे।
तो जल्दी से आप लोग बार नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सामान्य पर्याय की बात किया है तो ऊर्जा जो कार्य करने की क्षमता होती है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी हम कहते हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम किसी कार्य को क्यों कर पाएंगे, है ना। जिस तरह आप लोग हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऊर्जा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो हमें कार्य करने का और पुशअप मिलता है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लिया करो। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, और ऊर्जा संसाधन जो रिसोर्स होते हैं, वे पदार्थ अथवा तत्व होते हैं जिनमें ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, उसे ही हम ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझें तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा का जो उपयोग है वो विद्युत के रूप में जल विद्युत, ताप विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सहयोग से प्राप्त किया जाता है। प्रथम ग्वालियर में 240 किलोवाट का स्टीम टरबाइन भाप से बनाने वाला 1905 में लगाया गया था। पहली बार ग्वालियर में 240 किलोवाट का स्टीम टरबाइन लगाया गया था जो भाप से बनाया जाता था 1905 में। उसके बाद 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम को मध्य प्रदेश में लागू किया गया, और तदुपरांत 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल शक्ति भवन की स्थापना की गई थी। उसके उपरांत 25 अगस्त 1982 का समय आया, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम नवीन एवं अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना को किया गया था। उसके बाद 1960 में भोपाल में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की भी स्थापना की गई थी। अंतिम में 1998 में राज्य विद्युत नियामक आयोग का ही गठन कर दिया गया। तो ये मध्य प्रदेश में कुछ फैक्ट थे जो याद करना चाहिए। अब हम बात करें बिजली की उपलब्धता, जो कि नवंबर 2024 का अपडेट है, मतलब कि सीधी सी बात कही जाए तो करंट बेस आपका होने वाला है। तो बिजली उत्पादन का स्रोत कहां से रहा, कितने मेगावाट का रहा है, तो यहां पर ना मेगावाट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर प्लांट से 4570 मेगावाट, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के हाइड्रो पावर प्लांट से 922 मेगावाट, संयुक्त क्षेत्र के पन बिजली स्टेशन एवं अन्य पन बिजली स्टेशन से 2484 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र के थर्मल पावर स्टेशन से 5212 मेगावाट, दामोदर घाटी विकास निगम का थर्मल पावर स्टेशन से 100 मेगावाट, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत स्टेशन से 3402 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा से 7099 मेगावाट, जो कुल उपलब्ध बिजली की क्षमता है 23,789 मेगावाट क्षमता जो यहाँ पर 2024 के आंकड़े के साथ दर्शाई गई है। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की बात की जाए, मध्य प्रदेश में बहुत सारी कंपनियां कार्य करती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2001 में की गई थी, मुख्यालय इसका जबलपुर में है। इसी तरह बात की जाए मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन कंपनी की स्थापना 2001 में की गई थी, इसका भी आपका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में ही है। फिर आपका 2012 में की गई थी मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना, जिसका मुख्यालय भी जबलपुर मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन इसका पुराना नाम था मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। 2006 में इसका गठन किया गया था, लेकिन 2012 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है। अब ये जो पावर मैनेजमेंट कंपनी है इसको 3 क्षेत्रों में डिवीजन बांटा गया है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र जबलपुर का आता है, जिसमें जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग आता है। मध्य क्षेत्र भोपाल का आता है, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम संभाग आता है, और पश्चिमी क्षेत्र आपका जो है इंदौर के अंतर्गत आता है, इसमें इंदौर, उज्जैन और संभाग के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो हम समझ पाए कि भाई कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश में बहुत सारी हैं, अलग अलग कंपनियों की स्थापना की गई है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों को हेडक्वार्टर जबलपुर मध्य प्रदेश है। ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो एक तो अनवीकरणीय ऊर्जा है और एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा को हम बाद में समझेंगे, पहले अनवीकरणीय ऊर्जा को समझते हैं। जैसे ताप विद्युत केंद्र, परमाणु विद्युत केंद्र को हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा जो कि ग्रीन ऊर्जा भी कहते हैं, स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं, सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाले, जब तक पृथ्वी है, सूर्य है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, लघु पन बिजली, ये सभी आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अब हमने अभी बात की अनवीकरणीय और नवीकरणीय, तो अब सबसे पहले हम अनवीकरणीय को हम डिटेल में समझते हैं। ताप विद्युत केंद्र अब नवीकरणीय में आया था, जो कि कोयला आधारित है, और इससे प्रदूषण जो है अच्छा खासा होता है। ताप विद्युत केंद्र कोयला आधारित संयंत्र होता है। पहला ताप विद्युत केंद्र 1953 में बुरहानपुर जिले में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। एनटीपीसी के द्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र 1987 में सिंगरौली में स्थापित किया गया है। 2023-24 में 99,863 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदान जो है यहाँ पर की गई है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता कितनी है, तो 1332 मेगावाट प्रति घंटा है। कहने का मतलब 1332 किलोवाट
प्रति घंटा मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता है। सर्वाधिक बिजली खपत कृषि में बात किया तो 40% होती है और घरेलू उपयोग में बात किया तो 26% होती है। इसी का बात किया है कि शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कि सिंगरौली में है, रिलायंस पावर के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। 3960 मेगावाट की क्षमता के साथ है। इसमें कोयला मोहर छत्रसाल उपवेशन से प्राप्त जो है की जाता है। तो कभी ऑप्शन में आए कि शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ताप विद्युत केंद्र की बात करेंगे कहां कहां पर है, ठीक है। प्रमुख ताप विद्युत अगर केंद्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई सारे ताप विद्युत केंद्र हैं, लेकिन इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें चांदनी ताप विद्युत केंद्र, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इसकी स्थापना कब की गई तो 1953 में की गई थी और मध्य प्रदेश का यह पहला आपका ताप विद्युत केंद्र था। स्थान नेपानगर बुरहानपुर में इसकी स्थापना किया गया था। यह किस स्रोत के लिए जाना जाता है तो ये थोड़ा कम इंपोर्टेंट है, लेकिन अब याद हो सके तो कर लो। कोयला जो कि पाताखेड़ा से प्राप्त होता है, जल जो कि सुक्ता नदी से प्राप्त होता है। 177 मेगावाट की क्षमता है इसकी। नेपानगर कागज कारखाने की विद्युत आपूर्ति के लिए जाना जाता है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई अमरकंटक अनूपपुर में इसकी जो है आपका स्थापना की गई है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। कोयला सुहागपुर जो आपकी खान है वहां से प्राप्त किया जाता है और जल जो है इसके लिए चचाई बांध से प्राप्त किया जाता है। ये तो आप समझते होंगे ना, अगर ताप विद्युत केंद्र है तो कोयला और पानी दोनों की जरूरत पड़ती है ना। तो कोयला सुहागपुर खान से जो कि चचाई खान है, जल चचाई बांध से प्राप्त किया जाता है। 210 मेगावाट की क्षमता है। मध्य प्रदेश का पावर जनरेटिंग कंपनी की है अधीन है। तीसरा है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, शानाडी बैतूल में इसकी स्थापना की गई है। आरंभ इसका 1963 में हो गया था, लेकिन जो उत्पादन है 1967 से उत्पादन कर रहा है। इसको कोयला पाताखेड़ा से प्राप्त होता है, जल इसको तवा नदी से प्राप्त होता है। 1330 मेगावाट की क्षमता है इसकी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त रूप से साझेदारी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, यूएसएसआर के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी बेड़न सिंगरौली में। 1987 में स्थापना की गई थी। कोयला इसको सिंगरौली की खान से प्राप्त होता है, जल रिहंद नदी से। 4760 मेगावाट की क्षमता है और यह क्षमता सबसे ज्यादा क्षमता के लिए जाना जाता है। 5 राज्य और एक कैशासित प्रदेश को यह बिजली उत्पन्न करता है। मध्य प्रदेश से उसको 30% बिजली प्राप्त होती है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया बीरसिंहपुर में लगा हुआ है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। जोजिला घाटी इसको प्राप्त होता है। 1340 मेगावाट की क्षमता है। दादा धुनी ताप विद्युत केंद्र मालवा ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2010 में गरोड़िया खंडवा में की गई थी। कोयला पाताखेड़ा से प्राप्त होता है, जल सुक्ता नदी से प्राप्त होता है। 1600 मेगावाट की क्षमता है और यह मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त रूप से परियोजना है। पेंच ताप विद्युत केंद्र की स्थापना छिंदवाड़ा में की गई है 2012 में। पेंच घाटी से इसको प्राप्त होता है। 1320 मेगावाट की क्षमता है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 2014 में की गई थी डोंगलिया खंडवा में। कोयला सतपुड़ा क्षेत्र से प्राप्त होता है, जल नर्मदा और सुक्ता नदी से प्राप्त होता है। 2520 मेगावाट की क्षमता है इसकी। बीएचईएल जो है 1200 मेगावाट और एलएनटी 1320 मेगावाट की क्षमता के लिए कार्य करती है। बीना सागर में है, 2012 में स्थापना की गई थी। बीना नदी से इसको प्राप्त होता है। 250 मेगावाट की इसकी क्षमता है। जेपी कंपनी के द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। निगरी सिंगरौली में है, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी सिंगरौली में। 1320 मेगावाट की क्षमता है। ये भी जेपी कंपनी के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। थोड़े से और है उनको भी समझते हैं। जैसे गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र नरसिंहपुर में है, 2014 में इसको स्थापना की गई थी। कोयला मोह पानी से प्राप्त होता है, जल नर्मदा से। 1600 मेगावाट की क्षमता है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र में छतरपुर में स्थापना की गई 2014 में। कोयला दुर्ग कोरबा से प्राप्त होता है, जल जो है कैन और साइमरी नदी से प्राप्त होता है। 2640 मेगावाट की इसकी क्षमता है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र शिमनी घनशौर में है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड से प्राप्त होता है कोयला। 600 मेगावाट की क्षमता है। खरगोन ताप विद्युत केंद्र की स्थापना खरगोन में की गई है 2019 में। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी और कोयला सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से कोयला और पानी प्राप्त होता है। 1320 मेगावाट की क्षमता है। तो हमने ताप विद्युत केंद्र की बात की, कहां कहां पर ताप विद्युत केंद्र है, कब स्थापना की गई है, कहां से कोयला और जल प्राप्त होता है और कितनी मेगावाट की क्षमता है। अभी अनवकरणीय में ही दूसरा हमारा आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा दो है। एक आपका है चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि मंडला में है, 1400 मेगावाट प्रस्तावित है। 2019 से 30 तक बनने की संभावना है। 50% बिजली मध्य प्रदेश को इससे प्राप्त होगी, 700 मेगावाट। दूसरा है भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि शिवपुरी में है, गोपालिया गांव में। 2800 मेगावाट की क्षमता प्रस्तावित है। 2000 एकड़ में इसकी बनने की संभावना बताई जा रही है।
आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो अब शुरुआत होता है नवीकरणीय ऊर्जा से। नवीकरणीय ऊर्जा से शुरुआत होता है। वे ऊर्जा के स्रोत जो प्रयोग में नए और असीमित मात्रा में उपलब्ध है उन्हें हम नवीकरणीय अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में कहलाते हैं। क्या सूरज को हम सीमित मात्रा में कह सकते हैं? सूरज किसी की गति से चलेगा? सूरज किसी के कहने से कम ज्यादा उगेगा? असीमित मात्रा में है। पवन क्या किसी के रुकने से रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, तो असीमित मात्रा में। इसीलिए इसको नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसमें सौर, पवन, बायोमास, लघु पनबिजली ऊर्जा योजना के अंतर्गत जो है आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जाए तो 8वें स्थान पर है। दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में 7300 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार। चलिए बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भारत में कुल बिजली क्षमता जो है आपका बायोमास से 42,312 और सौर ऊर्जा से 7,48,990। ठीक है, मध्य प्रदेश का रैंक राष्ट्रीय स्तर पर 8वां है, सौर ऊर्जा में 4था है, बायोमास में लागू नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश की क्षमता मेगावाट में बात किया है तो सौर ऊर्जा में 61,660 है, बायोमास में 1386 है। सबसे पहले हम सौर ऊर्जा की बात करेंगे, है ना। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मध्य प्रदेश स्थित विश्व की सबसे बड़ी रीवा सोलर प्लांट परियोजना के लिए केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी रीवा सोलर जो प्लांट परियोजना बन रही है, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शामिल जो है किया गया है। सौर योजना के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2012 में लाई गई थी। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल अनुमानित क्षमता 61,660 मेगावाट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की बात किया तो चौथा स्थान है। पहले स्थान पर आपका राजस्थान है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है। लक्ष्य 2030 तक 20,000 मेगावाट तक इसका लक्ष्य रखा गया है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र इंदौर में कस्तूरबा ग्राम में लगाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क जो है राजगढ़ में स्थापित किया गया है और प्रथम सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। पानी गर्म करने का सबसे बड़ा सौर संयंत्र सांची दुग्ध डेयरी भोपाल में स्थापित जो है किया गया है। तो सौर ऊर्जा से संबंधित जो फैक्ट है हमने उनके बारे में बात की। और भी फैक्ट है, जैसे पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट ओमकारेश्वर में लगा है, जिसमें 600 मेगावाट का देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, जिसमें 278 मेगावाट का उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। फिर आता है रीवा की गूड़ तहसील में 750 मेगावाट का सोलर पार्क लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में मेट्रो में 24% बिजली प्रदान यह करता है। सांची सोलर सिटी 8 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के साथ शासकीय एवं व्यावसायिक भवनों के सोलर रूफटॉप और सोलर लैंटर्न के रूप में चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर लगाए गए हैं। बीना रेलवे स्टेशन की बात किया तो 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। चेतन सिंह सोलंकी की बात किया तो सोलर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ये खरगोन से संबंधित है। दिसंबर 2024 में सौर ऊर्जा का जो योगदान है 4,096.98 मेगावाट रहा है। बात की जाए अन्य सोलर पावर प्लांट की तो सुवासरा मंदसौर में लगा है 250 मेगावाट का, आगर में लगा है 550 मेगावाट का, शाजापुर में 450 मेगावाट का, नीमच में 500 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। 1400 मेगावाट का मुरैना में सोलर प्लांट पार्क और स्टोरेज पार्क 2024 में जो है प्रस्तावित किया गया था। नीमच में बेल्सपन द्वारा 151 मेगावाट की सौर परियोजना वर्ष 2024 में स्थापित की गई थी। सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज की बात किया तो शिवपुरी में है। नागदा में 100 मेगावाट की सोलर परियोजना स्थापित की गई है। इसी तरह 14,000 मेगावाट सौर क्षमता परियोजना को अगले 5 वर्षों के लिए लक्ष्य करने का पूरा भी रखा गया है। तो यहाँ पर कुछ परियोजनाओं के नाम है, कितनी मेगावाट है देख लेते हैं। वीर सिंह इंदिरा सागर गांधी सागर फ्लोटिंग पावर पार्क से 1400 मेगावाट, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क से 240, मुरैना से 2000, सागर सोलर पार्क से 500, आगर से चरण दूसरे और तीसरे में 2000, खरगोन से 1000 और धार से 3000। विकेंद्रीकृत परियोजना कुसुम योजना, रूफटॉप योजना, ग्रीन पंचायत से 3600 कुल मिलाकर जो इसमें आपका सौर परियोजना के तहत जो इसको रखा जा रहा है। फिर आता है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, है ना, पवन ऊर्जा आता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कुल क्षमता है 15,404 मेगावाट की है और भारत में इसका स्थान जो है 8वां है। दिसंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में वर्तमान में पवन ऊर्जा उत्पादन 2870.535 मेगावाट रही है। सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले की जामगोदरानी में
64 पवन चक्कियों को, पवन चक्की में टरबाइन तरीके से लगती है, एक बड़ा खंबा सा होता है, उस पे 2 या 3 जो है पंखुड़ियां लगा के ऐसे चलाया जाता है तो बिजली बनती है। तो देवास में लाया गया था सबसे पहले 1995 में, 15 मेगावाट की इसमें क्षमता है। रतलाम जिले के माटम खेड़ा में 100 मेगावाट, बेरिछा में 99 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र को लगाए गए हैं। कुछ अन्य पवन ऊर्जा भी हैं, जैसे उज्जैन में लगाए गए हैं, नागदा में, बैतूल में, कुकड़ू में लगाया गया है। मध्य प्रदेश की पवन ऊर्जा क्षमता जो है देश में 7वें स्थान पर हो चुका है 31 मई 2025 के अनुसार, लेकिन 24-25 का अगर सर्वेक्षण की बात करोगे तो 8वां स्थान है। बायोमास की बात किया है तो अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं, जैसे घरेलू सीवेज के होते हैं, औद्योगिक होते हैं, कृषि होते हैं, इन सब से जो है अपशिष्ट पदार्थों से बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत का पहला बायोमास अगर गांव पूछा जाए तो बैतूल में था कसाई गांव, और यह भारत का पहला था जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में बायोमास क्षमता 1386 मेगावाट है, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित बायोमास संयंत्र खंडवा में ही लगाया गया है। इंदौर में बायोमिथेनाइजेशन प्लांट देवगुड़रिया में स्थापित किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट प्लांट है। हर दिन इसमें 18,000 टन बायो सीएनजी उत्पादित जो है की जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोवर्धन प्लांट बन चुका है और ग्वालियर में निर्माणाधीन है, जिसमें 50 टन का बायो सीएनजी प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। भदभदा एवं बरेसिया जो पशुपालन केंद्र भोपाल में है, बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला में जेट्रोपा से बायोडीजल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र भी स्थापित जो है किया जा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन है, आपको कुछ चैप्टर्स को ना 1-2 बार पढ़ना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। है बायोमास ऊर्जा संयंत्र की बात किया तो गन्ना खोई संयंत्र जो कि ग्वालियर खंडवा में है, धान भूसी संयंत्र जो कि जादूखोड़ा धार में है, सरसों डंठल आपकी मुरैना में है। तो बायो ऊर्जा संयंत्र के भी आपके 3 तरीके से संयंत्र है, गन्ना की खोई, धान भूसी और सरसों की डंठल से संयंत्र को लगाया गया है। फिर आता है लघु पनबिजली परियोजना। मध्य प्रदेश में 820 मेगावाट की क्षमता के साथ दिसंबर 2024 तक 123.91 मेगावाट उत्पादन जो है करता है। भारत में मध्य प्रदेश का स्थान 4थे नंबर पर है। जल विद्युत परियोजना वर्णन जो है पूर्व में किया जो चुका था पहली बुक में, अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के कुछ प्रयास हैं, जैसे कि हमने बताया था नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में लाई गई थी। 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में 50,000 करोड़ और उपकरण हेतु 10,000 करोड़ को निवेश आकर्षित करना है। 2027 तक 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करना है। 2030 तक 50,000 नई नौकरियां देना है। 2030 तक ग्रीन सिटी का निर्माण करने के लिए टेक्नोलॉजी पर विकास पर बल देना है। 2030 तक विरासत शहरों को 100% ग्रीन सिटी में बदलना है। प्रदेश में ई मोबिलिटी और ई वाहन का प्रयोग भी करना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति जो नई ऊर्जा एनर्जी जो पॉलिसी लाई गई है 2022 की, इसमें कुछ चिन्हित किए गए 2027-2030 में हमें ये कार्य करना है। तो ये कार्यों को इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखो, क्या पता भाई एग्जाम में पूछ ही ले। फिर आता है इंदिरा गृह ज्योति योजना, फरवरी 2019 में लागू की गई थी। उद्देश्य है कि 100 यूनिट तक 100 रुपए में बीपीएल धारकों को बिजली की आपूर्ति कराना। तीसरी है सौभाग्य योजना जो विद्युत विभाग द्वारा 2017 में लाई गई थी। उद्देश्य 500 रुपए में विद्युत कनेक्शन प्रदान करवाना। तीसरी है RDSS योजना, रिन्यूएबल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसका उद्देश्य है कि विद्युत जो वितरण कंपनियां हैं इनकी तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को कम करना, लागत स्तर और राजस्व में अंतर को कम करना इसका उद्देश्य था। फिर आता है एनर्जी ऑडिट, जिसका उद्देश्य कि वाणिज्यिक हानि और वितरण हानि को कम करना। फिर आता है अटल कृषि ज्योति योजना, इसका उद्देश्य कृषि पंप कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। राज्य सरकार की दरों के अंतर को सब्सिडी के रूप में इसको भरती है। फिर आती है अटल गृह ज्योति योजना, 2019 में क्रियान्वित की गई थी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी रेट पर उपलब्ध करवाना है। 100 यूनिट तक 100 रुपए को यहाँ पर जो है दी जाती है, लेकिन बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद औद्योगिक विकास, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग MSME, लघु एवं कुटीर उद्योग, और फिर अंतिम में मध्य प्रदेश के प्रयास क्या रहे सराहनीय, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट पे डिटेल से बात करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। उद्योग जो होते हैं मूलतः द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत पहला उपक्रम होता है, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों को अंतर्गत जो है रखा जाता है, जिसमें उच्च माल का प्रयोग करके विशेष गुणवत्ता वाली वस्तु का निर्माण करके उसका मूल्य वर्धन जो है किया जाता है। तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वह प्रक्रम है जिसमें उच्च माल का प्रयोग करके विशेष गुणवत्ता, एक स्पेशल क्वालिटी वाली वस्तु का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश के अगर संदर्भ में समझें तो 2025 का जो वर्ष था
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो 2025 का वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। बात की जाए पिछले 15 वर्षों में 2007-8 से लेकर 2021-22 तक मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वार्षिक जो दर है वो 21.6% रही है। अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र के निर्माण में 43.4% सबसे ज्यादा, विनिर्माण क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 37.1%, बिजली गैस पानी के क्षेत्र में 15.5% का योगदान रहा है। कारखानों में स्थापना में औसत वार्षिक वृद्धि की बात की है तो 3.4% रही है औसत 5 सालों में वृद्धि। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की। औद्योगिक विकास में सबसे पहले नियोजन से पूर्व की बात करेंगे, मतलब नियोजन से पूर्व की हम बात कर लेंगे। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना 20वीं सदी के प्रथम दशक के 4 कारखाने खोले गए थे, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन और आपका इंदौर में दूसरी बार। तो बुरहानपुर में 1906-07 में, पहली बार इंदौर में 1907-08 में, उज्जैन में 1914-15 में और पुनः इंदौर में 1920 में। बामौर में 1922-23 में और कैमूर में 1923-24 में सीमेंट उद्योग के कारखाने को स्थापित किया गया था। वनस्पति तेल उद्योग में विदिशा, बीड़ी उद्योग सागर, तंबाकू उद्योग खंडवा, माचिस उद्योग ग्वालियर के लिए जाना जाता है। जबलपुर में गन फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप 1943-44 में स्थापित किया गया था। तो एक तरीके से हम ये समझ पाए कि आपका जो आज़ादी के पहले है, इतनी सभी चीजें आपकी आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल में ही मध्य प्रदेश में खोली गई थी। उसके बाद नियोजन काल से अब तक की बात की जाए तो द्वितीय योजना काल, उज्जैन में कपास के बिनोले से तेल निकालने का कारखाना स्थापित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 2013 में, जिसे महारत्न कंपनी कहा जाता है, भोपाल में स्थापित है। योजना अवकाश काल के दौरान 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में 1965 में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। 1976 में नीमच में एल्कोलाइट वर्कर्स की स्थापना की गई है और इंदौर तथा जबलपुर में इंडियल स्टेट के रूप में घोषित जो है किया गया है। हर पॉइंट इंपोर्टेंट है, अपने आप में ध्यान रखना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान देवास में नोट करेंसी मिल की स्थापना 1974 में की गई। छठवीं एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीथमपुर एवं मंडी, जो कि रायसेन में है, मंडीदीप रायसेन में है, औद्योगिक केंद्र का विकास किया गया है। फरवरी 2025 में भी हाल ही में नई औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में लागू की गई है, जिसके तहत 2030 तक राज्य की जीडीपी 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। रतलाम एवं देवास निवेश क्षेत्र की स्थापना भी की जा रही है। वर्ष 2023-24 में 14 नए औद्योगिक क्षेत्र, वर्ष 2022-23 में 7 नए औद्योगिक क्षेत्र भी घोषित किए गए हैं। कंपनियों का पंजीयन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 13.1% की वार्षिक वृद्धि दर तथा राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 10.2% से ज्यादा रही है। अब कुछ हम फैक्ट की बात करेंगे, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की स्थानों की। पीथमपुर धार क्षेत्र में है, मुरैना पन्ना में है, मालनपुर भिंड जिले में है, मेघनगर झाबुआ में है, मनेरी मंडला में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, मंडीदीप रायसेन में है और रहेटा आपका बुरहानपुर में है। 2023-24 में घोषित बात की जाए तो शाजापुर, मक्सीफेज, जग्गाखेड़ी मंदसौर, आगरमालवा, बसनिया भोपाल, इटारसी नर्मदापुरम, पिपरौंदा खुर्द गुना, ओरछा निवाड़ी, उमरिया डुगरिया जबलपुर, टिकरनिया कटनी, दिया पीपार शहडोल, मऊगंज, जलसर अनूपपुर और बगहा सतना 2022-23 में घोषित किए गए थे। बागरौंदा, गोकला कुंडी रायसेन में, तिलघरा धार में, बढ़िया खेड़ी भोपाल में, झिलेला सीहोर में, नरसिंहपुर, पीथमपुर सेक्टर 7 और बरसिया भोपाल में। ध्यान रखना है 2019 में एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, हिंगोना खुर्द औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में स्थापित है। वर्ष 2024-25 में कुछ घोषित किए गए हैं, जैसे मोहिना ग्वालियर में, सेमली कांकड़ मंदसौर में, मबई मुरैना में 2024 में क्वेश्चन आया था, लालबाग धार में, रीवा उज्जैन एवं मंडीदीप। अब इसी को मैप के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक केंद्र है, जैसे भिंड में मालनपुर है, दतिया में बड़ेरा है, निवाड़ी में प्रतापपुरा है, छतरपुर में चंद्रपुर है, रीवा में गुड़ है, सीधी में बरगवा है, सिंगरौली में बैडन है, कटनी में लम्हेटा है, जबलपुर में हरगढ़ है, मंडला में मनेरी है, बालाघाट में किरणपुर, सिवनी में बड़ोल, छिंदवाड़ा में बोरगांव, आपका भोपाल में अचारपुरा एवं गोविंदपुरा, आपका खंडवा में मोरवन, इंदौर में मोहिना,
झाबुआ में मेघनगर, उज्जैन में नजरपुर, रतलाम में जावरा, नीमच में भावसिंह और गुना में चैनपुरा और अंतिम में मुरैना में बामूर है। तो ये आपके मैप के माध्यम से भी औद्योगिक केंद्र को याद जो है आप कर सकते हो। तो आप इनको भी थोड़ा सा याद कर लो। चलिए अब हम बात करें मध्य प्रदेश में औद्योगिक पार्क कहाँ पर, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कॉम्प्लेक्स की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम औद्योगिक पार्क की बात हम कर लेते हैं। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर जमोदी गांव इंदौर में है। कालीन पार्क ग्वालियर चंबल डिवीजन में है। अपीरल पार्क इंदौर में है। मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच में है। रत्न एवं ज्वेलरी पार्क इंदौर में है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में और देश का यह पहला है। मेगा टेक्सटाइल पार्क धार में है जो कि पीएम मित्र योजना के तहत देश का सबसे बड़ा है। प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में है। स्टोन पार्क ग्वालियर में है। 3 ड्राई पार्क पीथमपुर 1994 मंडीदीप पीथमपुर में है। मेघा चमड़ा फुटवियर व सहायक उपकरण पार्क सीतापुर मुरैना में है। रियर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम आचारपुरा भोपाल में है। भोजन डिजाइन पार्क उज्जैन में है। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क मोहिनिया नर्मदापुरम में है। मध्य प्रदेश दुनिया का 24% तो देश का 47% कॉटन का उत्पादक करता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर देश के मामले में कॉटन की बात किया तो 47%, तो पूरी दुनिया में बात किया है मध्य प्रदेश 24% कॉटन का उत्पादक आपका राज्य है। यहां पर हम बात करें मध्य प्रदेश की कॉम्प्लेक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स आपके इंदौर में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में है। गवर्नमेंट क्लस्टर कॉम्प्लेक्स जबलपुर में है। ऑटो क्लस्टर पीथमपुर में है। रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। कालीन बुनकर क्लस्टर ग्वालियर जबलपुर में है, ग्वालियर चंबल में है। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आपकी भोपाल जबलपुर में। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स एवं क्लस्टर थे। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्लस्टर की बात की जाए तो इंदौर में कौन कौन से हैं, तो फार्मा क्लस्टर है, नमकीन क्लस्टर है, फाउंड्री क्लस्टर है, रिचार्जेबल लालटेन क्लस्टर है, पैकेजिंग प्रसंस्करण क्लस्टर है। ग्वालियर में बात करी जाए बलुआ पत्थर क्लस्टर है, ट्रांसफार्मर संबंधित उपकरण क्लस्टर है, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर है, कन्फेक्शनरी क्लस्टर है। भोपाल में इंजीनियरिंग क्लस्टर है। उज्जैन में पोहा क्लस्टर है। पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर है। छतरपुर में लकड़ी फर्नीचर क्लस्टर है। कटनी में चूना पत्थर क्लस्टर है। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज की पूछी जाए तो देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म अशोकनगर जिले को जो है जिले के चंदेरी के प्राणपुर ग्राम में 7 करोड़ से अधिक की लागत से बनकर यह तैयार हो रहा है एक हस्तशिल्प हथकरघा गांव। भारत के 8 शिल्प गांवों में से यह एक है। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2023 में इसको जो है घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे, जैसे हमने बात की थी वन आधारित, कृषि आधारित, खनिज आधारित एवं अन्न आधारित। तो वन आधारित में कागज, बीड़ी, दिया सिलाई, लाख और उद्योग कट्ठा, ये सभी आपके वनों पर आधारित है। कृषि पर चीनी मिल है, कपड़ा मिल है, रेशम उद्योग, अफीम उद्योग, तेल घी उद्योग और दलहन उद्योग। इसी तरह खनिज की बात की जाए तो सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, उर्वरक उद्योग, ग्रेफाइट उद्योग। अन्य उद्योगों की बात करें छाता महू में संबंधित है, घड़ी बैतूल से संबंधित है, साइकिल गुना से, चमड़ा देवास से और बिस्किट उद्योग ग्वालियर से संबंधित है। तो उद्योगों में अब हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम वन उद्योग पर आधारित बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले कागज उद्योग आता है। तो कागज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेशनल न्यूज प्रिंट और पेपर मिल्स 1956 में बुरहानपुर में देश का पहला आपको घोषित किया गया था। 1947 में निजी और वर्ष 1949 में मध्य प्रदेश के प्रबंधन में आ गया था। अमलाई शहडोल में बिरला समूह के द्वारा ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना 1965 में की गई और एशिया की सबसे बड़ी मिल है। 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में स्थापित किया गया। 1974 में करेंसी नोट पेपर मिल देवास में स्थापित किया गया। अमलाई इटारसी में टिश्यू पेपर महीन पेपर बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। बामोर मुरैना में फिल्टर पेपर संयंत्र की भी स्थापना जो है की गई है। कागज उद्योग कहाँ कहाँ पर किए गए हैं सारे आपने याद कर लिए। हम बात करें कत्था, अच्छा बीड़ी उद्योग की पहले बात कर लेते हैं। बीड़ी उद्योग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता की उपलब्धता है, ध्यान रखना है 60%। जबलपुर और सागर के साथ कटनी दमोह में भी बीड़ी उद्योग जो है पाया जाता है। दिया सलाई उद्योग की बात करें तो यह उद्योग शीशम, लकड़ी और रेड फास्फोरस का उपयोग होता है और ग्वालियर इसका प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। कत्था उद्योग की बात की, कत्था जो होता है खैर के वृक्ष से प्राप्त होता है। बामोर मुरैना, शिवपुरी में और रीवा परसोरिया सागर में कत्था संयंत्र की स्थापना की गई है। लाख उद्योग की बात किया तो लाख एक प्राकृतिक रेजिन रोल है जो लेसिफर लक्का कोरिया लक्का कीट से स्रावित होता है। उमरिया में सरकारी कारखाना लक्का का बना हुआ है।
इसका उपयोग चूड़ियों को, आपने देखा होगा जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं सोने की, तो उसमें अंदर जो है लाख भरा जाता है, तो चूड़ियों में, खिलौनों में, स्याही सजावट में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी उद्योग और फर्नीचर उद्योग की बात करें तो इटारसी में 1964 में पहला प्लाईवुड कारखाना खोला गया है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा 1979 में नर्मदापुरम होशंगाबाद में नर्मदा वुड प्रोडक्ट प्लांट की भी स्थापना की गई है। रेलवे स्लीपर तैयार कारखाने की बात की जाए तो बुधनी सीहोर में है। लकड़ी चीरने का महत्वपूर्ण केंद्र जो है आपके जबलपुर में स्थापित है। अगर हम बात करें 26 जनवरी 1947 को कुछ प्रमुख आपके फैक्ट हैं, जैसे नेपा लिमिटेड की स्थापना एक निजी उद्यम के रूप में 26 जनवरी 1947 को MS नायर प्रेस सिंडिकेट लिमिटेड के द्वारा नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से की गई थी। इसका उद्देश्य न्यूज प्रिंट का उत्पादन करना था। यह 1981 तक भारत की एकमात्र न्यूज प्रिंट उत्पादन इकाई के रूप में कार्यरत थी। अक्टूबर 1949 का समय आया, कंपनी का प्रबंधन अक्टूबर 1949 में मध्य प्रांत बरार वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने हाथ में इसको जो है ले लिया था। चलिए बात करेंगे कृषि आधारित। अभी हमने वनों पर आधारित बात कर ली, हमारा आता है कृषि आधारित। वनों पे आई थिंक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृषि आधारित उद्योग की बात किया तो सबसे पहले इसमें हम चीनी मिल की बात करें तो शक्कर बनाते समय गन्ने से 10% व्यर्थ पदार्थ एवं 10 से 20% रस जो है निकलता है। प्रथम चीनी मिल जावरा में रतलाम में 1934 में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बरलाई देवास में चीनी मिल लगी हुई है। तो वर्तमान में 20 शुगर मिलें संचालित हैं, जिनमें कैलारस, नयनपुरा, नवलनगर, बरलाई के कारखाने सहकारी हैं। बरलाई शुगर मिल का हेड ऑफिस इंदौर में स्थापित है, जबकि संयंत्र इसका देवास में लगाया गया है। शुगर मिल के नाम की बात किया तो भोपाल में शुगर मिल सीहोर में है, बरलाई शुगर मिल देवास में है, डबरा शुगर मिल ग्वालियर में है, सेठ गोविंद शुगर मिल उज्जैन में है, नवलनगर शुगर मिल बुरहानपुर में है, जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में है, बरंगी शुगर मिल हरदा में है, मां पीताम्बरा चीनी मिल आपकी दतिया जिले में स्थापित है। उसके बाद आपका आता है कपड़ा मिल उद्योग। तो प्रथम कारखाना कपड़ा का और बुरहानपुर में 1906 में स्थापित किया गया था। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल 1907-8 में स्थापित किया गया था और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है। कुछ अन्य मिलें भी हैं, जैसे कल्याण मिल, स्वदेशी मिल इंदौर में है, हीरा मिल, कॉनसील्ड सॉल्वेट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन में है, ताप्ती बुरहानपुर में है, द न्यू टेक्सटाइल भोपाल में है, ओसवाल वुलन मिल्स आपकी पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। कुछ विशेष तथ्य, जैसे मध्य प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग में देश में तीसरे स्थान रखता है और इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग के कारण मिनी बॉम्बे और मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी जो है कहा जाता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग की बात किया तो ग्वालियर रेयान एंड सिल्क की स्थापना 1949-50 में की गई थी और इसी इकाई नागदा उज्जैन में भी खोली गई थी। ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा उज्जैन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना है। रेशम उद्योग की अगर बात करें तो 1984 में रेशम संचालनालय की स्थापना की गई है। मलबरी, टसर और सहतूत किस्म के रेशम का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। गुना, राजगढ़, वारासिवनी, सारंगढ़ में केंद्र स्थापित किए गए हैं। रेशम उत्पादन और कारखानों के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है और रेशम मंडी को पचमढ़ी में स्थापित है। तेल एवं वनस्पति घी की बात की है तो महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थापित किया गया है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में स्थापित है। कपास की बिनोला से तेल निकालने का कारखाना उज्जैन एवं खंडवा में खोला गया है। राज्य का सबसे बड़ा वनस्पति घी का भंडार गंजवा सौदा विदिशा में है। सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा कारखाना सिवनी जिले में है और सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपका उज्जैन जिले में है। अफीम उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश अफीम उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। मंदसौर एवं रतलाम का स्थान आता है। नीमच में अफीम फैक्ट्री की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 6 अक्टूबर 1976 को नीमच एल्कोलाइड वर्कर्स भी स्थापित की गई है। दलहन उद्योग देश में मध्य प्रदेश का देश में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है, जिसमें बनखेड़ी, होशंगाबाद, पिपरिया, नर्मदापुरम प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात किया तो 2 मेगा फूड पार्क और 6 फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें इंडस फूड पार्क खरगोन में है और अवंतिका फूड पार्क आपकी देवास में है, जिसे 2 मेगा फूड पार्क कहते हैं। अगर हम बात करें 6 फूड पार्क की तो जग्गीखेड़ी मंदसौर में, बाबई नर्मदापुरम में, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, मरेली मंडला में, मालनपुर भिंड में और बड़ौदी शिवपुरी में स्थापित किया गया। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना भोपाल में स्थापित है। क्या आप सभी को पता था? जरूर बताइएगा। उद्योग, जिला और विशेष तथ्यों की बात की जाए, जैसे कीटनाशक संयंत्र भोपाल में है। जीवाणु खाद तैयार की जाती है। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र नर्मदापुरम में है। 60,000 टन वार्षिक दानेदार मिश्रित खाद का निर्माण होता है। फल सब्जी संरक्षण प्रक्रिया भोपाल में है। फल और सब्जियों के संरक्षण विभिन्न खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं। पोषण आहार संयंत्र धार जिले में है। पोषण आहार का उत्पादन भी किया जाता है। चलिए मत बात करेंगे मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों के बारे में।
तो सीमेंट उद्योग सबसे पहले मध्य प्रदेश में चूने की व्यापक भंडार है, इसी कारण सीमेंट उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। प्रथम कारखाना बामोर मुरैना में खोला गया था 1922-23 में और एसीसी के द्वारा खोला गया था। कटनी में पोर्टलैंड सीमेंट 1923-24, एक एवेस्टस 1935 में सीमेंट कारखाना लाया गया था। सतना में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन जो है किया जाता है। जेपी सीमेंट नौबस्ता रीवा, बिरला सीमेंट सतना रीवा, एसीसी सीमेंट कटनी, माइसैम सीमेंट दमोह, अल्ट्राटेक सीमेंट पन्ना रीवा में स्थापित है। तो जो अलग अलग कंपनियां हैं अलग अलग जगह पर स्थापित है, अगर हो सके तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ग्रेफाइट उद्योग की बात किया तो मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कारखाना स्थापित है। तांबा उद्योग मलाजखंड प्रोजेक्ट बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा स्थापित जो है किया गया है। बात की जाए उर्वरक उद्योग में तो रैसलपुर होशंगाबाद में उर्वरक और कीटनाशक कारखाना बनाया गया है। गुना विजयपुर में गैस आधारित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना है, यहाँ पर यूरिया और अमोनिया का उत्पादन जो है किया जाता है और ये इटली और अमेरिका के सहयोग से। झाबुआ के रॉक फॉस्फेट में उर्वरक बार कारखाने का भी स्थापित किया गया है। खनिज आधारित उद्योग और स्थान की बात की जाए तो कास्टिक सोडा रतलाम शहडोल में, चूना संयंत्र कटनी में, पेंसिल स्लेट मंदसौर में, मार्बल उद्योग कटनी में, ग्रेफाइट कटिंग पॉलिश शिवपुरी ग्वालियर कटनी में, मिट्टी के बर्तन उज्जैन ग्वालियर में, कोयला नॉर्दर्न कोलफील्ड, साउथ को ईस्ट कोलफील्ड, वेस्टर्न कोलफील्ड, लोहे आधारित बीएचईएल में और पेट्रो रसायन गुना में गैस प्लांट जो है लगाया गया है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिक उद्योग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। अब इसमें भी तीन आते हैं, एक आता है विद्युत उपकरण, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक आता है वाहन उद्योग। विद्युत उपकरण को सबसे पहले समझें तो विद्युत उपकरण का उद्योग टरबाइन पावर, कैपेसिटर, डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर भेल 1960 के माध्यम से भोपाल में स्थापित किया गया है। दूसरा एक पोर्शन है कि इंडो जर्मन टूल रूम की स्थापना 1994 में इंदौर में की गई है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम संचालित करता है और टेलीविजन उद्योग भोपाल पीथमपुर, टेलीविजन के हिस्से मालनपुर, ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप जापान के सहयोग से स्थापित उद्योग है। वाहन पीथमपुर में है और भारत का डेट्राइट कहा जाता है पीथमपुर को। अन्य उद्योगों की बात करेंगे और इन उद्योगों को थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। औषधि उद्योग आपके पीथमपुर मंडीदीप में है। कैलेडरिंग प्लांट आपके प्लांट में, एल्कोहल प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री रतलाम में, एल्कोलाइड फैक्ट्री नीमच जिले में, ऑटोमोबाइल उद्योग भारत का डेट्राइट पीथमपुर धार जिले में, कोका कोला प्लांट पीलूखेड़ी राजगढ़ में, कॉप्टन ग्रीव्स विद्युत उपकरण मालनपुर में, घड़ी उद्योग एचएमटी बैतूल में, चमड़ा उद्योग देवास में, छाता उद्योग महू इंदौर में, डाबर प्लांट मक्सी शाजापुर में। और उद्योग हैं जैसे नर्मदा वुड प्रोडक्ट इटारसी में, पीतल उद्योग दमोह टीकमगढ़ में, बिस्किट उद्योग मंगाराम फैक्ट्री आपकी ग्वालियर में है, गोले के मंदिर पे लगी है, साइकिल उद्योग गुना में, स्लेट उद्योग मंदसौर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड छिंदवाड़ा में, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड यूनिट पीथमपुर में, जिलेटिन उद्योग जबलपुर में, मेडिसिन सिटी उज्जैन में, पॉलीमर छिंदवाड़ा में और टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में। तो ये कुछ उद्योग हैं किस स्थान पर स्थापित हैं, हमने इनकी भी बात आपसे कर ली है। अब हमारा आता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिसमें वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केएनसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थापित है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित है, नीमच एल्कोलाइड फैक्ट्री ये आपके वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। दूसरा है रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे कोच कारखाना भोपाल में, रेलवे इंजन कारखाना विदिशा में, रेलवे स्लीपर कारखाना सीहोर में। तो कोच, इंजन और स्लीपर अलग अलग जगह पे ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत ताप्ती कपड़ा मिल बुरहानपुर में, मालवा यूनाइटेड मिल इंदौर में और स्वदेशी मिल आपकी इंदौर में है। खनन मंत्रालय के अंतर्गत बात करें तो ग्रे आयरन प्रोजेक्ट जबलपुर में, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सीधी सिंगरौली में, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में, हैवी इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल आपकी 1955 में जबलपुर में, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थापित जो है की गई है। तो केंद्रीय मतलब कि सेंट्रल के आपके पब्लिक सेक्टर के आपके जो उद्योग है किस मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है मध्य प्रदेश में, इसके बारे में बात की गई है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के बारे में, एमएसएमई। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को आर्थिक विकास की इंजन की संज्ञा दी गई है, मतलब कि आर्थिक विकास में इंजन की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश एमएसएमई विभाग की स्थापना 5 अप्रैल 2016 में की गई थी, भारत में 2007 में की गई थी। एमएसएमई विभाग द्वारा अब तक कुल 208 औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है और 172 इसमें कार्यरत है। 9 एमएसएमई क्लस्टर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश उद्यम पोर्टल में पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां 2024-25 में 3,61,704 हैं। उद्यम पोर्टल पर जनवरी 2023 तक 98.03%
सूक्ष्म और 1.83 लघु और 0.14 मध्यम इकाई की श्रेणी में आती है। सूक्ष्म और लघु मध्यम की परिभाषा की बात किया तो सूक्ष्म 1 करोड़ निवेश टर्नओवर 5 करोड़, लघु 10 करोड़ निवेश 50 करोड़ टर्नओवर और मध्यम 50 करोड़ निवेश और 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर टर्नओवर जो अगर होगा तो यह परिभाषा में इनको रखा जाएगा सूक्ष्म लघु मध्यम। भारत की जीडीपी 30% का योगदान जो है एमएसएमई के अंतर्गत ही आता है। योजनाएं, मुद्रा योजना चलाई जा रही है, एमएसएमई समाधान पोर्टल चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्कीम चलाई जा रही है, चैंपियन पोर्टल भी इसके लिए चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की कुछ नीतियां और प्रयास की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 की बात करें। इसका उद्देश्य है कि रोजगार सृजन करना, समावेशी विकास करना, एमएसएमई अनुकूल वातावरण निर्माण करना, स्वस्थ बुनियादी ढांचे के विकास का उद्देश्य जारी करना। उसी के तहत मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लाई गई, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड स्टार्टअप सुविधा देना। 2024 तक 1192 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स प्राप्त हुए। इस नीति के बाद 114% की वृद्धि भी दिखाई गई है। महिला स्टार्टअप 136% की वृद्धि हुई है। नवंबर 2024 तक 72 इंक्यूबेटर सेंटर प्राथमिक उद्यमियों के लिए भी विकास किया जा रहा है। औद्योगिक संवर्धन नीति अगर 2021 की बात की जाए तो बिजली आपूर्ति, औद्योगिक पार्क हेतु भूमि, औद्योगिक क्लस्टर के लिए 60% तक सहायता, पेटेंट और आईपीआर 10% लाख की सहायता यहाँ पर दी जा रही है। एक है प्रभय पोर्टल 2023। इसमें मध्य प्रदेश में शीर्ष स्टार्टअप वाले शहर इंदौर, जबलपुर और भोपाल का स्थान रखा गया है और सबसे ज्यादा आईटी 26%, कृषि 22%, हेल्थ केयर लाइफ साइंस 20% और शिक्षा क्षेत्र का योगदान है। प्रमुख संस्थान की बात की जाए जैसे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम 1961 में स्थापना की गई थी, लघु उद्योग वित्तीय सहायता देता है। मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम एमपीआईडीसी 13 सितंबर 1965 को स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प बोर्ड 1981 में भोपाल में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश हथकरघा संचालनालय 1976 में हथकरघा और पावरलूम के लिए वित्तीय सहायता को यह प्रदान करता है। एमएसएमई की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इन योजनाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। थोड़ा ये अपडेटेड है लेकिन 2024 से 22 तक की है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पढ़ाने से कोई ज्यादा वो नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कुछ पारंपरिक एवं लघु कुटीर उद्योग हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली लघु और पारंपरिक कुटीर उद्योग होते क्या है तो पहले तो ये समझो, लघु एवं कुटीर उद्योग वे होते हैं जिन्हें श्रम प्रधान होते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत के अगर कार्य की बात किया तो लघु कुटीर उद्योगों के तहत ही किए जाते हैं, श्रम प्रधान उद्योग होते हैं, कम पूंजी में स्थापित हो जाते हैं और अधिक रोजगार की अवसर प्रदान करते हैं। अब इसमें बुनाई, छपाई, रंगाई, जूते का उद्योग, लकड़ी का सामान, पेय पदार्थ, बांस से उत्पाद को शामिल यहाँ पर किया जाता है। हथकरघा उद्योग सबसे पहले बात करें, इसका नियमन जो है मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम एवं संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम 2004 से स्थापित है, जिसमें कबीर पुनकर संवर्धन, कौशल तकनीकी विकास और विपणन सहायता में यह कार्य करता है। बात की जाए ग्वालियर कालीन पार्क की बात किया तो ग्वालियर चंबल डिवीजन में बुनकर क्लस्टर है, जहां पर 5000 कारीगरों को कालीन निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत एकीकृत हथकरघा क्लस्टर 13 हथकरघा क्लस्टर है जून 2024 तक, है ना। और बात की जाए यहाँ पर कि सिल्क टेक पार्क कहाँ पर है, आपके पचमढ़ी में स्थापित है, जहां पर चारों प्रकार के रेशम, शहतूत, टसर, एरी और कोरल के प्रचार स्थापित जो है किए गए हैं। बात की जाए यहाँ पर बाटिक प्रिंट भैरवगढ़ उज्जैन में है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। संगमरमर पत्थर कला भेड़ाघाट जबलपुर में जीआई टैग मिला हुआ है। इकोल कला मेहर फूलों से अगरबत्ती का निर्माण भी हम अच्छा जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट पे ना हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। पारंपरिक उद्योग की बात किया तो मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य खादी ग्राम उद्योग के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी योजना संचालित है। खादी ग्राम उद्योग उत्पादन 14 उत्पादन केंद्र संचालित किए गए हैं और खादी ग्राम उद्योग बिक्री प्रदेश में 18 बिक्री एम्पोरियम भी संचालित है। हस्तकला उत्पादों की बात किया तो बैटल मेटल टीकमगढ़ में है, ढोकरा कला बैतूल में है, जरी जरदोजी भोपाल में है, साड़ियां चंदेरी महेश्वरी बारासिवनी में, चमड़े के खिलौने इंदौर में, नंदना पेंटिंग तारापुर नीमच में और पंजा दरी की बात किया तो सीधी से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मृगयानी एम्पोरियम की बात अगर करें तो लघु उद्योगों के विकास के लिए 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का यह प्रतिबिंब कहलाता है। वर्तमान में ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में मृगयानी जो एम्पोरियम है भोपाल में है, ध्यान रखना है, और इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में, रीवा में है। देश में दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, रायपुर, भिलाई एवं कोलकाता दूसरे प्रदेश में, मतलब अलग अलग है ना। अपने इंदौर प्रवास के दौरान 18 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मृगयानी राज्य एम्पोरियम में स्थानीय कारीगरों से मुलाकात भी जो है की थी।
मध्य प्रदेश में औद्योगिक जगत के अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 6 SEZ है ना, जिसमें सबसे नया यस इंदौर में है। मध्य प्रदेश में अगर SEZ की बात किया है तो मल्टी प्रोडक्ट SEZ इंदौर धार में है, प्रथम ग्रीनफील्ड आर्थिक क्षेत्र पीथमपुर, क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम साइज सीधी में है, मिनरल एंड मिनरल वेस्ट प्रोडक्ट जबलपुर में है, निजी क्षेत्र के 3 IT क्लस्टर इन्फोसिस, TCS और एम्पेटस इंदौर में स्थापित है। अन्य तथ्यों की जैसे बात करें, मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में लाई गई थी। उसके उपरांत 1988 में, 2004 में, 2010 में, 2014 में, फिर 2021 में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 में लाई गई है। मैग्निफिसेंट MP के नाम से इसको निवेश प्राप्त होता है। 4 अगली बैठक फरवरी 2025 में भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन के लिए रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया है। ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की बात की जाए, जिसे नेट्रैक्स कहते हैं, इसका जून 2021 में उद्घाटन किया गया था। 375 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का परीक्षण, ये 11.3 किलोमीटर लंबा है, 30,000 एकड़ भूमि में फैला है। पीथमपुर धार में एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां है। भारत सरकार के बृहद उद्योग सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 4 ट्रैक है, फटिंग ट्रैक, ग्रेडियंट ट्रैक, डायनेमिक ट्रैक और सस्टेनेबिलिटी ट्रैक। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक पेटियां हैं, जैसे इंदौर धार देवास उज्जैन पेटी, भोपाल रायसेन सीहोर होशंगाबाद नरसिंहपुर पेटी, जबलपुर कटनी सतना रीवा पेटी, ग्वालियर भिंड मुरैना पेटी, बुरहानपुर खंडवा खरगोन बड़वानी पेटी, मंदसौर एवं रतलाम पेटी। अब हालांकि पेटियां हैं क्या, तो जिस आसपास के जो जिले हैं उन पेटियों को एक साथ बनाकर औद्योगिक पेटियों की श्रेणी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 4 नवीन गलियारे भी हैं, निवेश गलियारे हैं। भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली, मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना। अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश एकल खिड़की अनुमति प्रणाली वाला लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। स्टार्टअप योर बिजनेस 30 डेज के साथ 8 विभागों की 44 सीमाओं का अनुमोदन 30 दिवस किया जाता है। शिल्प कला और कलात्मक सृजन के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया जाता है। रोड औद्योगिक इकाइयों के समाधान के लिए उद्योग मित्र योजना 2014 में संचालित की गई है। भारत का पहला रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में स्थापित खोला गया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति 2004 में के तहत मध्य प्रदेश व्यापार निवेश सुविधा विभाग की स्थापना भी की गई थी। मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक संस्थान हैं और स्थापना और मुख्यालय कहां पर है उसकी बात करेंगे, है ना। कार आप अपने देखते चलना, क्या बात है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना इंदौर में 1955 में की गई। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भोपाल में 1960-61 में की गई है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में 1961 में की गई है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना भोपाल में 1962 में की गई है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर उज्जैन रीवा सागर भोपाल में हेडक्वार्टर है, 1965 में स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में 1969 में की गई है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की स्थापना भोपाल में 1969 में की गई। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग की निगम की स्थापना इंदौर में 1970 में की गई है। मध्य प्रदेश हस्त मंडल की स्थापना भोपाल में 1972 में की गई, ये सारी भोपाल में की गई है ना। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालय की स्थापना 1976 भोपाल में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1976 भोपाल में। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1981 भोपाल में। मध्य प्रदेश चरम विकास निगम भोपाल की स्थापना 1981 भोपाल में भी की गई है। तो इन सारों का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, ऐसे संस्थान मिलाने के लिए आ जाते हैं। क्षेत्रीय उद्योग और सम्मेलन के बारे में बात करें, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो इसका आयोजन करता मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना। अगर हम बात की जाए, इसका प्रथम संस्करण 1 मार्च 2024 को उज्जैन में किया गया था। द्वितीय संस्करण 20 जुलाई 2024 को जबलपुर में। तीसरा संस्करण 28 अगस्त 2024 ग्वालियर में। चौथा संस्करण 27 सितंबर 2024 सागर में। पांचवा 23 अक्टूबर 2024 रीवा में और छठा 7 दिसंबर 2024 नर्मदापुरम में और सातवां आपका सबसे अंतिम का भी 16 जनवरी 2025 शहडोल में जो है किया गया था। तो ये जो है आपके क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन भी यहाँ पर किए गए हैं अलग अलग लेवल पर। सबसे पहले हम अपने मध्य प्रदेश के GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं, जो कि MP के GI टैग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोग एक बार जोरदार से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। सबसे पहले किसी भी चीज को समझने से पहले, पढ़ने से पहले हमें एक सामान्य परिचय को जानना इंपोर्टेंट होता है। जैसे आप हमें नहीं जानते हो, सबसे पहले अपना नाम बता दें, इससे कि आप समझ जाते हो भाई ये आपके इस यूट्यूब चैनल से। मध्य प्रदेश की GI टैग की बात करें तो मध्य प्रदेश को नवंबर 2024 तक कुल 20 उत्पादों को GI टैग भौगोलिक संकेतक प्राप्त यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ही मैं आपको एक चीज की वो कर देता हूँ चेंज,
20 नहीं बल्कि आपके 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं, जिसमें ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हो पाई है। एक और आपके जो है 21 यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, मिल गया है, लिखा है, लेकिन यहाँ पर 21 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिल चुके हैं। इसमें कृषि, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प और अन्य श्रेणियों को उत्पाद मिले हैं। जीआई टैग क्या होता है? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। कभी भी किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। जीआई टैग वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नीति संवर्धन विभाग के द्वारा यह टैग प्रदान किया जाता है। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पंजीकरण कार्यालय कहां पर कभी आ जाए तो चेन्नई में है। सर्वाधिक 9 जीआई टैग किस साल मिले हैं? 2023 में सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए थे। अब हम एक एक करके जीआई टैग बात करेंगे। जैसे चंदेरी साड़ी को सबसे पहली बार मिला था, अशोकनगर से संबंधित है, 2005-6 में हस्तशिल्प श्रेणी में दिया गया था, हाथों की कढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है। चमड़े के खिलौने दूसरी बार मिला है, इंदौर से संबंधित है, 2008-9 में दिया गया था, लेकिन लोगो 2014-15 में बना और श्रेणी हस्तशिल्प में यह भी दिया गया है। नई दिल्ली में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले मध्य प्रदेश मंडपम प्रदर्शनी 2024 में इसको लगाया गया था। बाघ प्रिंट की बात की जाए तो धार जिले से संबंधित है, 2008-9 में दिया गया था, यह भी हस्तशिल्प से संबंधित है। प्राकृतिक रंगों से निर्मित ब्लॉक रिलीफ प्रिंट और प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यूसुफ खत्री से संबंधित है। बेल बैटल वेयर की बात किया तो दतिया और टीकमगढ़ दोनों जिलों से संबंधित 2008-9 में दिया गया था, यह भी हस्तशिल्प से संबंधित है। घंटियां, मूर्तियां, संगीत वाद्य यंत्र इससे बनाए जाते हैं। महेश्वरी साड़ी की बात की जाए खरगोन जिले से संबंधित है, 2012-13 में मिला था, यह हस्तशिल्प संबंधित है, अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित है। बात की जाए रतलामी सेव की, ये आपके रतलाम से संबंधित है, 2014-15 में दिया गया था, खाद्य उत्पाद के लिए। करमदी गांव में नमकीन क्लस्टर इसके लिए बनाया गया है। फिर आता है नागपुरी संतरा, जो कि छिंदवाड़ा और नागपुर जिले से संबंधित है, 2014-15 में कृषि क्षेत्र के लिए दिया गया था। आंबिया और मिर्ग इसकी 2 प्रजातियां आपकी जो है संबंधित है। कड़कनाथ मुर्गा की बात की जाए, 1 मिनट, कड़कनाथ मुर्गा की अगर हम बात करें तो यह झाबुआ जिले से संबंधित है, 2018-19 में इसको जीआई टैग मिला था। खाद्य उत्पाद से संबंधित है, यह पूर्णतः काले रंग का होता है। बाकी है चिन्नौर चावल की, तो बालाघाट जिले से संबंधित है, 2021 में दिया गया था, कृषि क्षेत्र के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। महोबा देशवानी पान की बात किया तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से संयुक्त रूप से दिया गया है, 2021-22 में, कृषि से संबंधित है, बड़ी पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अभी जो महोबा का देवसारी पान है ना, इसको हम अभी स्टॉल लगा लेते हैं, थोड़ा सा बाद में बात करेंगे क्यों। मुरैना की बात किया तो गजक है, मुरैना से संबंधित है, 2023 में दिया गया। अब 2023 में बार बार नहीं बोलेंगे, यहां तक जो है आपके 2023 9 उत्पादों को मिले हुए हैं। एक खाद्य उत्पाद संबंधित है, देश विदेश में 100 वर्षों से मशहूर है। पत्थर शिल्प की बात किया है तो भेड़ाघाट जबलपुर संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए, संगमरमर की कलाकारी के लिए। लोहे शिल्प की बात किया तो डिंडोरी जिले से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए, अगरिया जनजातियों की शिल्पकारी से। गौण चित्रकला की बात किया तो डिंडोरी जिले से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए, पाटन गांव डिंडोरी शिल्पकारों का एक गांव माना जाता है। ग्वालियर का कालीन की बात किया तो ग्वालियर से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए, इसमें ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्रों का उपयोग होता है। बारासिवनी साड़ी की बात किया तो बालाघाट जिले से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए, थारियों और चेक पैटर्न की हल्की महीन साड़ी संबंधित है। सरबती गेहूं की बात किया तो सीहोर और विदिशा जिले संबंधित है, कृषि के लिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। बाटिक प्रिंट की बात किया तो उज्जैन जिले से संबंधित है, हस्तशिल्प के लिए, छिपा शिल्प और मोम पैटर्न प्रयोग बनाया जाता है। फिर यहाँ पर सुंदरजा आम जो लास्ट वाला है रीवा संबंधित है, कृषि के लिए, गोविंदगढ़ रीवा का उत्पादन किया जाता है। फिर आपके 2014 में दिए गए हैं रियावन लहसुन, जो कि रतलाम जिले से संबंधित है, 2024 में दिया गया था, तीखेपन और स्वाद के लिए। और फिर बुंदेलखंड का कठियावाड़ गेहूं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ज्वाइंट रूप से दिया गया है, 2024 में, निर्मित दलिया अत्यधिक पौष्टिक है। तो यहां पर भी हम स्टार लगा देते हैं। अब स्टार क्यों लगाया, देखो, महोबा का देसावरी पान की बात किया तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से मिला है। कठियावाड़ गेहूं की बात किया तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। इसमें आदिवासी गुड़िया, पिथौरा, पेंटिंग्स, कास्ट मुखौटा, दक्कन वाली टोकरी, चिकारा, वाद्यंत्र को अभी विचार के लिए रखे गए हैं जीआई टैग, हो सकता है भविष्य में इनको भी जीआई टैग मिल जाए। तो एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं, चंदेरी साड़ी अशोकनगर, चमड़े के खिलौने इंदौर, बाघ प्रिंट धार, बेल बैटल मेयर दतिया टीकमगढ़, महेश्वरी साड़ी खरगोन, रतलामी सेव रतलाम, नागपुरी संतरा छिंदवाड़ा नागपुर, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ, चिन्नौर चावल बालाघाट, देसावरी पान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मुरैना गजक मुरैना, पत्थर शिल्प भेड़ाघाट, लोहे शिल्प डिंडोरी, गोंडी चित्रकला डिंडोरी, ग्वालियर कालीन ग्वालियर, बारासिवनी साड़ी बालाघाट, सरबती गेहूं सीहोर विदिशा, बाटिक प्रिंट उज्जैन, सुंदरजा आम रीवा,
रियावन लहसुन जावरा रतलाम और बुंदेलखंड कठियावाड़ गेहूं आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो ये आपके जीआई टैग जो आपके 21 टोटल मध्य प्रदेश के जीआई टैग हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 जीआई टैग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से जो है दिए गए हैं। अब हम अगर मध्य प्रदेश के जीआई टैग उत्पादों की मैप के माध्यम से अगर बात कर लें, है ना, मैप के माध्यम से, तो मुरैना की गजक, ग्वालियर की कालीन, दतिया की बेल मेटल और टीकमगढ़ का भी बेल मेटल, रीवा का सुंदरजा आम, अशोकनगर की चंदेड़ी, रतलाम का रियावन लहसुन और रतलाम का सेव, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, विदिशा और सीहोर की सरबती गेहूं। अगर बात करें डिंडोरी की तो गोंडी चित्रकला और लोह शिल्प, जबलपुर की बात की जाए तो पत्थर शिल्प, बालाघाट की बात किया तो चिन्नौर चावल, बारासिवनी साड़ी, छिंदवाड़ा का नागपुरी संतरा, इंदौर के चमड़े के खिलौने, खरगोन के महेश्वरी साड़ी, धार की बाघ प्रिंट, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा। ये आपके मैप के माध्यम से चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हो। अगर हम भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का अर्थ समझें क्या क्यों होता है, तो भौगोलिक संकेत एक ऐसा चिन्ह होता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादों की पहचान, विशिष्ट चीजों को दर्शाता है। यह संकेत किसी क्षेत्र, शहर, राज्य या देश से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है जो उस स्थान की प्राकृतिक विशेषताओं, परंपराओं और गुणवत्ता से प्रभावित हो, उसे ही हम जीआई टैग जो है देते हैं। जीआई टैग का महत्व क्या है, तो जीआई टैग का सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि इसको कॉपी कोई नहीं कर सकता है ना। तो भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत रेगुलेट किया जाता है। यह न केवल उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा को मान्यता देता है बल्कि संबंधित क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। क्यों? अगर आप इसके लाभ की बात की जाए तो उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता की सुरक्षा होती है, नकली उत्पादों से बचाव मिलता है, संबंधित क्षेत्रों को, शिल्पकारों को, किसानों की आय में वृद्धि होती है, भारतीय संस्कृति परंपरा धरोहरों का संरक्षण होता है। अब एक बात बताओ, एक्स नाम की कोई चीज है, मान लो किसी शहर से संबंधित है, किसी राज्य से संबंधित है, किसी जिले से संबंधित है, किसी गांव से संबंधित है, अगर इसको भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसका मांग बढ़ जाए तो क्या वहां के शिल्पकारों को, क्या वहां के कारीगरों को रोजगार नहीं मिलेगा? तो सीधी सीधी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है जब किसी जीआई टैग को, किसी भी उत्पाद को जो है जीआई टैग को हम उसको चिन्हित कर देते हैं तो उसकी विदेशों में भी मांग बढ़ती है। हालांकि विदेशों में ना बढ़े तो भारत के कुछ जिलों में तो मांग बढ़ी जाती है, कुछ राज्यों में मांग तो बढ़ी जाती है, तो अपने आप में ये इकोनॉमी सेक्टर से जुड़ जाता है। तो इसीलिए इसके लाभ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग की बात की, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है एक जिला एक उत्पाद, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी भी कहते हैं। इसकी सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और भी है, एमपीजीके की, ये तो हम सब्जेक्टिव लगा रहे हैं, एक एमसीक्यू बुक भी कवर कर रहे हैं, वो आपकी परीक्षा नाम की हो रही है, पूरी वीडियो किताब की बन रही है, आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और परीक्षा धाम की हम यूनिट 10 भी लगा रहे हैं, जो आपकी सबसे ज्यादा मांग रहती है, पूरी किताब लगा रहे हैं, तो उसको देख लेना। एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स हम पूरी लगा चुके हैं 7 घंटे में, आप वो भी कवर कर सकते हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर PMEFME योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के तहत 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पादों को मंजूरी जो है दी गई है, जिसमें 137 उत्पाद जो है अद्वितीय शामिल किए गए हैं। इस पहल को अपनाने के लिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों को संभावित उत्पादों की पहचान की गई है। अब आप कहोगे सर मध्य प्रदेश में तो 55 आपके हैं, तो अभी हाल ही में 3 जो नए जोड़े गए उनमें भी प्रस्तावित किए गए हैं एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पादों को अभी, लेकिन 52 जिलों को यहाँ पर जो है शामिल कर लिया गया है। अब मैप के माध्यम से आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन से जिले में कौन सी चीज है, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य समझे। तो मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के पहल उद्देश्य जो है राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को उस जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देकर विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र में बदलना, स्थानीय कौशल को बढ़ाकर बाजार तक पहुंच प्रदान करके स्थायी रोजगार और आत्मनिर्भरता को पैदा करना, उत्पादों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करना, विपणन मतलब की मार्केटिंग करने में मदद करना, स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण करना, विकास और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना, कृषि बागवानी वस्तुओं के स्थानीय जो प्रसंस्करण मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बढ़ावा देना, राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देना, जिला स्तर पर नवाचार टेक्नोलॉजी के उपयोग करके एक इकोसिस्टम ऐसा प्रदान करना जिसमें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा है वो बनाई जा सके। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो या जीआई टैग हो, लमसम दोनों ही उद्देश्य है इकोनॉमिकली
इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और भारत जैसे देश को आपका क्या करना, कंपटीशन के लेवल पर दुनिया में आपका आगे लाना। ये सबसे बड़ा आपका क्या है, उद्देश्य है। केला हल्दी उत्सव 2024 में मनाया गया था, 21 फरवरी 2024 को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत केला और हल्दी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी। इसमें प्रदर्शनी, केला व्यंजन प्रतियोगिता, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर सेमिनार का आयोजन किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का महत्व की बात किया है तो सबसे पहले स्थानीय शिल्प कौशल को, हमने देखो वही बातें की हैं वही इसमें है। स्थानीय शिल्प कौशल को संरक्षण प्रदान करना, आय स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना, उत्पाद की गुणवत्ता कौशल का विकास करना, कलात्मक बदलाव और ब्रांडिंग में सहायता करना, उत्पादन को पर्यटन से जोड़ना, क्षेत्रीय असंतुलन आर्थिक मतभेदों को हल करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच प्रदान करना। अब हमने अपने भाषा में नॉर्मल बता दिया था, जैसे स्थानीय शिल्प कौशल को संरक्षण मतलब कि स्थानीय जो कला है, शिल्प है, पारंपरिक कौशल है, उसको बढ़ावा देकर संरक्षित करना। आय स्थानीय रोजगार में वृद्धि कैसे होगी, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जब मांग बढ़ेगी, नए स्रोत पैदा होंगे तो स्थानीय जो स्तर है उस पर रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो प्रवासन में कमी आएगी और कमी आएगी तो वृद्धि होगी। उत्पाद गुणवत्ता कौशल, जब कोई भी चीज की जब आपकी जब मांग ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, स्थानीय कारक और उसमें कौशल में उन्नत होंगे। कलात्मक बदलाव, इसमें क्या होगा, जो बेहतर पैकेजिंग है, अब मान लो किसी राज्य से किसी राज्य में जा रही है या भारत से किसी और दूसरे देश में जा रही है तो पैकेजिंग ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा इसमें मदद होगी। उत्पादों का पर्यटन, मान लो खजुराहो है मध्य प्रदेश में, एक पर्यटन स्थल है, वहां पर किसी भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को वहां पर लाइव डेमो दिखाना, बिक्री आउटलेट तैयार करना, तो पर्यटकों को क्या होगा, उपहार देना, तो यहाँ पर जो है मांग बढ़ सकती है। और राज्यों के विभिन्न जिलों के जो क्षेत्रीय असंतुलन होंगे, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के उत्पाद बहुत बढ़ावा दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में प्रतिस्पर्धा में आएंगे, आर्थिक मतभेद कम होंगे, ये आपके सबसे जो है आपके उद्देश्य है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का विस्तार की बात किया है तो उत्पाद का चयन, प्रत्येक जिला एक उत्पाद का चयन किया जाएगा। मान लो ए नाम का जिला है, उससे एक उत्पाद उठाया जाएगा, बी नाम का एक जिला है, उससे भी एक उत्पाद हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक जिला से एक उत्पाद की पहचान की जाएगी जो उस क्षेत्र की पारंपरिक रूप से और विशिष्ट रूप से उत्पादित होता है। चयन प्रक्रिया में उत्पाद की ऐतिहासिक महत्व, उत्पादन क्षमता, बाजार क्षमता का आकलन भी किया जाएगा। इसके लिए एक रणनीति भी है, जैसे कौशल विकास, चुने हुए उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, उत्पादन, भंडारण, परिवहन को उसके लिए बनाया जाएगा। विपणन और मार्केटिंग, ब्रांडिंग करना, उत्पादों के लिए एक मजबूत ब्रांड प्रदान करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी मार्केटिंग की सुविधा करना। वित्तीय सहायता, स्थानीय जो उत्पादक होते हैं, लघु उद्योग, उनको ऋण के और वित्तीय सहायता से उसकी पहुंच प्रदान करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। संयुक्त रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कुछ संयुक्त रूप से आपको इसमें जो है आपके उत्पादों को चुना गया, जैसे कोदो कुटकी को सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला से चुना गया है। वही बात की जाए कृषि उपकरण में बिजसा और सागर से चुना गया है। अदरक में बात की जाए आपकी टीकमगढ़, बड़वानी चुना गया है। महुआ में बात की जाए तो अलीराजपुर, उमरिया को चुना गया है। बांस में देवास, रीवा, हरदा को चुना गया है। धनिया में नीमच, गुना को चुना गया है। संतरा में आगर मालवा, छिंदवाड़ा, राजगढ़ को चुना गया है। सरसों में भिंड, मुरैना को चुना गया है। प्याज के लिए शाजापुर, खंडवा को चुना गया है। अभी हमने पहले बात की थी जीआई टैग की। अभी ये जो अलग अलग उत्पाद हैं ये आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जो है चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात की यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नजर मारे अगर हम, है ना, एक नजर। अब कितने उत्पाद हैं टोटल, 52 जिले हैं, मतलब टोटल तो 55 जिले हैं पर 52 जिलों के लिए जो उत्पाद दिए जा रहे हैं और अगर उनकी हम एक एक करके बात करें चलेगा ना, चलिए बात करें। जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहां पर बात किया रही है, जैसे आगर मालवा से आपकी राज्य सरकार में संतरा है, राज्यों को याद कर लो, है ना, आप केंद्र के याद करना हो तो चलेगा, बाकी आप याद करते चलना, ठीक है। राज्य सरकार की हम बात करेंगे वो ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। आगर मालवा संतरा, अलीराजपुर महुआ, अनूपपुर कोदो कुटकी, अशोकनगर से चंदेरी हथका, बालाघाट से चिन्नौर चावल, बड़वानी से अदरक, बैतूल से सागौन लकड़ी, भिंड से सरसों, भोपाल से जरी जरदोजी, बुरहानपुर का केला, छतरपुर से लकड़ी का फर्नीचर, छिंदवाड़ा से संतरा, दमोही से चना, दतिया से गुड़, देवास से बांस, धार से बाग प्रिंट, डिंडोरी से कोदो कुटकी, गुना से धनिया, ग्वालियर से बलुआ पत्थर टाइल्स, हरदा से बांस, इंदौर से आलू, जबलपुर से मटर, झाबुआ से कड़कनाथ का मुर्गा, कटनी से कटनी स्टोन, खंडवा से प्याज, खरगोन से मिर्च, मंडला से कोदो कुटकी, मंदसौर से लहसुन, मुरैना की सरसों, नर्मदापुरम का आपका बात किया है तो पर्यटन, नरसिंहपुर का तूर दाल, नीमच से धनिया, नेवाड़ी का अदरक, पन्ना का करौंदा, रायसेन का बासमती चावल, राजगढ़ का संतरा, रतलाम का रतलामी नमकीन, रीवा का बांस, सागर का कृषि उपकरण, सतना का टमाटर, सीहोर के लकड़ी खिलौने और हस्तशिल्प,
सिवनी का सीताफल, शहडोल का हल्दी, शाजापुर से प्याज, श्योपुर से अमरूद, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट, सीधी का कालीन दरी, सिंगरौली का कोदो कुटकी, टीकमगढ़ का अदरक, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, उमरिया का महुआ, विदिशा के कृषि उपकरण। ये जो हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रिंट बात की है, तो आप कहोगे सर याद तो हुए नहीं, आपने सर पढ़ दिए, तो ऐसे याद नहीं होने वाले। आपको या तो अपनी कॉपी में लिख लो, या फिर आप लोग क्या करो, आप इनको एक दो बार आप इनको थोड़ा ध्यान से देखते रहो, याद कर लो, मैप ड्रॉ कर लो, सबसे अच्छा है मैप पे ड्रॉ कर लो, और मैप को 2-3 बार देख लो, सोते हुए जागते हुए, बस याद हो जाएंगे। तो जीआई टैग और आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए क्या करना होगा, आपको मैपिंग करनी होगी, और जब मैपिंग कर लोगे ना, सबसे जल्दी याद हो जाएंगे, यकीन मानो सबसे जल्दी याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करें, तो मध्य प्रदेश के परिवहन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था की बात करेंगे। तो ये 2 चैप्टर जो आपके होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आएंगे। तो चैनल पे अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी तरीके की हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल जो है रहने वाली है। तो आज के लिए धन्यवाद।